नोटिस था बुलेटिन बोर्ड पे कि आज से जर्मनी में, वो फ्रांस में जर्मनी सिखाई जाएगी। ठीक है। वो फ्रांस बुलेटिन के बोर्ड जो, पर नोटिस लगा था। हाँ, फ्रांस के अपने एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी, है ना। आगे बताइए इसका क्या। और सर जो क्या कहते हैं फ्रांस के जो वो फ्रांस बॉय था, क्या उसके बारे में बताना है? हाँ नहीं, इसी के आगे आपको थोड़ी स्टोरी कंटिन्यू करनी है कि, हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए अपना सभी। देवेश सिर्फ आप अपना माइक ऑन रखेंगे। देखिए, आपने बताया कि वहां पे सिर्फ अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई हाँ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया अपना बुलेटिन बोर्ड पर जो केस लिखा हुआ था। हाँ उससे क्या क्या चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं क्लास में, और क्या चीजें घटना घटित होती क्लास में, वो बताइए आप। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि सर जो बॉय रहता है फ्रांस, वो अपने फ्रांस। स्कूल के लिए जा रहा होता हाँ। है। जो उसका डे और उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको एक होमवर्क दिया होता है जिसमें उसको पार्टिसिपल्स याद करने रहते हैं। हाँ। हाँ, तो वो वर्क करके नहीं नहीं करता है, और फिर वो सोचता है कि आज स्कूल नहीं जाता है। आज बाहरी मौसम वगैरह सब अच्छा है तो बाहर ही रहता है। यस। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, जब जा रहा होता है स्कूल के लिए, तो वो जो भीड़ देखता है बुलेटिन बोर्ड की तरफ, तो वो सोचता है कि आज ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ इतना भीड़ है। फिर वो स्क्रीन चालू है। ठीक है, ठीक बाकी है। सब छोड़ के स्क्रीन सोचता है कि चालू, स्क्रीन चालू, स्क्रीन चालू। अब बाकी स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके सर। हाँ, सिर्फ देवेश ही रखेंगे अपना माइक ऑन। हाँ, स्क्रीन शेयर अपन कर लेंगे, डोंट वरी। अभी देवेश का थोड़ा सा जो देवेश से पूछा जा रहा है वो बता दें, फिर उसके बाद में अपन कर लेंगे माइक, सॉरी, स्क्रीन शेयर। ठीक है। हाँ देवेश। फिर जो लड़का रहता है फ्रांस, वो सोचता है सब छोड़ो, जल्दी क्लास के लिए चलता है। हाँ, लेट हुआ जा, मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुका हूँ। तो वो जो अपना स्कूल जाता है, तो उधर पे जब वो क्लासरूम के पास जा रहा होता है, तो उसको कोई आवाज सोर्स नहीं आता है। जैसे जो डेली का माहौल रहता है उससे एकदम अलग रहता है, बहुत शांति रहती है। तो वो हल्का सा देखता है क्लास में, तो उधर पे वो देखता है कि सब लोग शांति से बैठे हुए हैं, और जो क्लास की आखिरी की सीटें हैं, जो ज्यादातर बेंचेस हैं, ज्यादातर खाली रहती है उधर पर। जो आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग आकर बैठे हुए हैं। यप। और जो उनके टीचर हैं एच हेमिल, वो बढ़िया अपना वेल ड्रेस्ड हैं और लेक्चर पढ़ा रहे हैं, अपना क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो जाता है क्लासरूम में, और हाँ ठीक है। एम हेमल सर एच हेमल उन्हें देखते तो वो कहता है, आ जाइए, अंदर आ जाइए फ्रांस, और अपनी सीट पर बैठ जाइए। वो उनको डांटते नहीं है जैसे डेली की तरह करते थे। तो ये जो तो पीछे, यही था सर। हाँ, पीछे के बेंचेस पर जो लोग बैठे थे, बुजुर्ग लोग, वो क्यों आए हुए थे वहां पर। वो इसलिए आए हुए थे सर, जो एच हेमल थे उनका वो आज लास्ट लेक्चर था, क्योंकि आज से वो फ्रांस नहीं सिखाया जाएगा, और एच हेमल सर फ्रेंच पढ़ाते थे। ठीक है, इसीलिए वो आए थे। और उनके यहाँ पर हाँ लगभग तो पिछले 40 सालों से जो मास्टर हेमर है वो अपनी सेवा दे हाँ, रहे एच थे। हेमल पढ़ा रहे थे। हाँ, तो उन्हें थैंक्स करने भी आए थे। और उन्होंने सोचा कि यार, हमने तो हाँ हमारी लैंग्वेज को बचपन में सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो चलिए क्यों ना आज इसकी आखिरी क्लास है, कुछ पढ़ ही लिया जाए। ओके। सो ये चीजें हाँ, होती है उसको बढ़िया अपना। रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे। हाँ, थैंक्स देने आए थे स्पेशली, है ना। तो ये चीजें थी हम्म। अपने फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ी थी। इसके अलावा भी आगे का भी था, लेकिन वापस से हम पूरी चीजें एक और बार वापस पढ़े तो उसका कोई सेंस नहीं बनता यारो। ओके, अनुभव झा, आप आ जाते, आपसे पूछते हैं सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वाली स्टोरी के बारे में। सेकंड चैप्टर में दो स्टोरीज थी। ठीक है। एक तो अपना यस सर। पहला पहला जो साहेब वाली स्टोरी है वो आपको बताना है, और सेकंड जो मुकेश वाली स्टोरी है वो अपन देखते हैं कौन बताएगा। आप साहेब वाली स्टोरी बताइए। समटाइम्स इन ए गार्बेज डम। यस सर। हम्म। यस सर। सर, बताइए। साहिब एक लड़का रहता है सर। हाँ। साहिब एक लड़का रहता है वो, हाँ, नाम से क्लियर है। मतलब जो गार्बेज वगैरह बीनते हैं ना, कबाड़ी। हाँ। कबाड़ा मतलब कबाड़ा, गार्बेज वगैरह उनको बीता, मतलब उठाता रहता था। यप। तो उसे जो गोल्ड कॉइन, गोल्ड मतलब कॉइन मिलते थे ना, तो हम्म। उन्हें वो मतलब गोल्ड समझता था। तो ऑथर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या मिल जाता है इसमें। तो वो बताता है, मेरे को गोल्ड गोल्ड रुपी कॉइन मिल जाते हैं। है ना। फिर वो ठीक है। पूछती है, तुम कहाँ पे रहते हो। फिर वो बताता है, मैं यहीं पे आपके पास में ही रहता हूँ। हम्म। फिर वो बताता है, पहले कहाँ पे रहते थे आप। वो बता ऑथर ऑथर पूछती है, तो फिर वो साहिब बताता है कि पहले हम बांग्लादेश में ढाका में रहते थे, फिर हम अब अभी दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं इन 1971 में। ओके, वेरी क्योंकि गुड। ढाका में विंड स्टॉर्म आने के चक्कर में हमारी पूरी ग्रीन लैंड्स खराब हो गई थी। हाँ, सही कहा। फिर
फिर ऑथर उससे पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। तो फिर साहिब बोलता है कि ये हमारा ट्रेडिशन। ट्रेडिशन ही है कि हम हाँ। चप्पल ना पहने हैं। और ओके। जबकि वो ये नहीं बताता है कि मेरे पास चप्पल नहीं है, हाँ। इसलिए मैं चप्पल नहीं पहना। ओके। फिर कुछ दिनों बाद मतलब ऑथर फिर से मिलती है साहिब से। हाँ, देखिए इससे तो पहले ना वो एक और मतलब एक हाँ, इससे पहले एक और इंसिडेंस ये होता है। चलो हाँ, आप भी बताओ पहले, फिर उसके बाद में देखते हैं अपन क्या कहना चाह रहे थे। बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। फिर यस सर। हाँ। फिर वो मतलब साहिब जो रहता है ना, वो एक चाय की केटली लिए रहता है। हम्म। तो वो उसके मतलब जो मतलब पहले फ्रीडम रहती थी वो भी नहीं रहती है उसके चेहरे पे, और वो थोड़ा दुखी दुखी सा लगता है। तो साहिब साहिब ये बोलता है कि ये चाय की केटली मेरे गार्बेज के बैग से भी ज्यादा भारी है। स्टील की चाय का जो कंटेनर रहता है वो उसके हाँ। गार्बेज बैग से भी भारी है। वो खुश नहीं था अपने काम को लेके। ओके, वो वेरी खुश गुड। अपनी गार्बेज वगैरह उठाने में ही बहुत खुश था वो। थैंक क्योंकि यू। वो उसका स्वयं का काम था, और यहाँ पर जो जो बैग था उसका स्वयं का था। और अब जो केतली थी वो उस चाय के दुकान के मालिक की हुआ करती थी। इसके पहले एक और चीज होती है। इसके पहले एक चीज ये होती है कि जो हमारी ऑथर यानी जंग एक बार इनसे कहती है कि आप अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो आप स्कूल में आओगे पढ़ने के लिए। तो इसको लेकर जो हमारा साहब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जब भी वो मिलता है तो पूछता है ऑथर से कि स्कूल बन गया मैम, स्कूल बन गया। फिर एक दिन उन्हें रियलाइज होता है अपनी ऑथर को कि यार उन्होंने कुछ गलत किया है उस बच्चे के साथ, कि मैं आपके लिए स्कूल बनवाऊंगी, उसमें आपको आना होगा। ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट वहां से ये आता है कि ठीक है भैया, कई सारे ऐसे प्रॉमिस किए जाते हैं जो एट द एंड टूट जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रॉमिस से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को इससे कनेक्ट करके आंसर कीजिएगा। ठीक है। वैसे चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए, मान लो यार अगर आ जाता है, तो आप उसका आंसर बना सकते हैं अपनी इस स्टोरी से कनेक्ट करके। ठीक है। चलो, तो फिर आज हम सीधे पहुंचते हैं लेसन नंबर 3 पर। ओके। इसको सर थोड़ा हो सा गया डीप वाटर तो सर कंप्लीट हो गया। सर डीप वाटर तो कंप्लीट हो डीप गया, कल वाटर। पढ़ा दिया था आपने। हाँ, डीप वाटर देखिए आपका कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीप वाटर अच्छे से पढ़ लिया है, बताएंगे मुझे। अनुभव ने पढ़ लिया है, प्रांजल ने पढ़ लिया है, एश, प्रिंस जैन, ओके ओके ओके, दिव्य डांगी। ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने। सर हाँ हाँ, बोलो। सर हाँ सर प्रांजल। डीप वाटर तो विलियम डगलस की सर ऑटोबायोग्राफी है ना? हाँ, जो डीप वाटर है विलियम यस डगलस सर। की ऑटोबायोग्राफी है ना। तो ये एकदम छोटा सा, ये भी छोटा सा चैप्टर है अपना डीप वाटर, और बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है, जिसमें अपने जो विलियम डगलस हैं वो अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं। स्टोरी उनकी खुद की है, इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, उनके साथ बचपन में एक घटना घटित होती है कि उनके पिताजी उन्हें ले जाते हैं कहाँ पर, एक बीच पर, कैलिफोर्निया के एक बीच पर उन्हें ले जाते हैं। अब उस समय क्या आता है, एक लहर सी आती है। हालांकि ये जो अपने विलियम डगलस हैं ये हैंग कर रहे होते हैं अपने पिताजी के कंधों पर, लेकिन वो गिर जाते हैं। सॉरी, कंधों पर नहीं, बट हाँ उनके साथ ही होते हैं खड़े, लेकिन वो उस समय गिर जाते हैं उस लहर के कारण। और वो उस समय वो छोटे थे, पानी उनके ऊपर से चला जाता है, इससे वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। मान लीजिए यार एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसके ऊपर से पानी चले जाएगा तो वो यूं ही डर जाएगा। अपने को पता है कि यार कोई भी बड़ा सा इंसिडेंट नहीं है, लेकिन उसके नज़र में तो एक बहुत बड़ा सा इंसिडेंट हो चुका है, एक दुर्घटना हो चुकी है। ठीक है। तो वो पानी से थोड़ा डरने लगा था। लेकिन वो जब थोड़ा बड़ा होता है, 8-9-10 साल का होता है, तब वो सोचता है कि यार चलो क्यों ना एक नया कदम उठाया जाए और अब अपन स्विमिंग सीखेंगे। ठीक है, अब अपन तैरना सीखेंगे। तो वो तैरने सीखने के लिए YMCA पूल को चुनता है। अब बताओ मुझे, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है, कि वहां पर एक नदी भी थी, वो उस नदी में नहीं जाता है। कौन सी नदी थी वो, क्या नाम है उस नदी का, कोई बताएगा? बता। हाँ, कोई बताना चाहेगा क्या नाम था उस नदी का जहां पर वो नहीं जाते हैं बल्कि YMCA पूल पर जाते हैं? देवेश, देवेश, आपको पता होगा कौन सी नदी है वो? माइक नहीं सर, भूल गया सर। आप भूल गए। और कोई स्टूडेंट जिन्हें पता है कौन सी नदी है वो? सर यमुना नदी। ट्रिक्स ट्रिक्स सर, ट्रिक्स आइलैंड था ना सर?
सर बेंट ट्रिक्स आइलैंड। नहीं, बेंटवर्थ थी सर, बेंटवर्थ। हाँ देखो ये जो लेक सर वेंटवर्थ ट्रिक्स है, आइलैंड। हाँ अभी मेरी बात सुनिए, ये जो लेक वेंटवर्थ है ये तो उन्होंने कब गए थे, जब उन्होंने अपनी स्विमिंग सीख ली थी। लेकिन उससे पहले वो चाहते थे, उनके पास ही यकीमा रिवर थी, लेकिन वो वहां पर नहीं गए। बजाय उसके वो गए वाईएमसीए पुल पर स्विमिंग सीखने। ठीक है, उन्होंने कोशिश की चलो यार वहां पर सारे बच्चे स्विमिंग सीखने जाते हैं, अपन भी स्विमिंग सीखेंगे। अब ये जो अपना वाईएमसीए पुल था, ये एक साइड पर तो अराउंड 2 फीट का ही था और एक साइड पर था लगभग 9 फीट का। ठीक है, एक एज इसका जो था वो 2 फीट का और एक था 9 फीट का। एक दिन क्या होता है, ये जो हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के डगलस जी, ये जाते हैं जल्दी वहां पर, इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं कि वहां पर और कोई रहता ही नहीं है। अब ये अकेले रहते हैं तो इन्हें डर लगता है कि यार चलो मैं तो नहीं जा रही तैरने वेरने, मैं बैठता हूँ मस्त एक जगह पे, एक एंड पर ये बैठ जाते हैं। ओके, तभी आता है एक मोटा सा लड़का जो कि उनसे बड़ा था। ठीक है, वो बड़ा लड़का आता है और ये जो अपने डगलस थे एकदम दुबले पतले थे, इनको डर भी रहता था इनकी स्किनी लेग्स का। ठीक है, तो वो लड़का आता है, इनके साथ मजाक मस्ती करने लगता है और तभी इसको उस पुल में गिरा देता है। अपने जो ओथन है इनको पुल में गिरा देता है। कौन? वो लड़का। ठीक है, अब बैठे हुए थे, किधर थे वो? बैठे हुए थे वो 9 फीट था ना जो एज, उस साइड बैठे हुए थे। अब ऐसे केस में क्या होता है यार, वो डायरेक्टली गिरते हैं उसके अंदर, लेकिन वो फिर भी आशानिक होते हैं। वो सोचते हैं यार मैं जैसे ही अपने इस पुल के फ्लोर को टच करूंगा, जैसे मैं इस पुल के फ्लोर को टच करूंगा, मैं दबा के किक करूंगा और ऊपर आऊंगा। ठीक है, और निकल जाऊंगा। तो वो जैसे उसे टच करते हैं, वो किक करते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस इंटेंसिटी से वो ऊपर बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, देन वो सोचते हैं कि चलो मैं भी नेक्स्ट टाइम और नीचे जा रहा हूं तो एक और बार किक करूंगा। तब इनकी स्पीड और भी कम हो जाती है और थर्ड टाइम में ये बिल्कुल वहीं पर रुक जाते हैं, इनका बाहर आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इस समय जो डगलस है वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और सोच लेते हैं कि ठीक है भाई साहब आज अपना मरण तय है। जब डगलस की आंखें खुलती है तो उन्हें पता लगता है, इस समय तो डगलस बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, फिर डगलस की जब आंखें खुलती है तो उन्हें पता लगता है कि अब वो पुल के बाहर है और एकदम सही सुरक्षित है। लेकिन यार अब उनके माइंड में जो पहले जो डर था बचपन में, वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, बहुत बड़ा डर बन चुका था वो। अब उन्हें रात में ठीक से नींद वींद भी नहीं आती थी, हमेशा ये डर उन्हें सताता रहता था। ठीक है, इसी डर के साथ वो आगे बढ़ते रहे, थोड़े बड़े हुए। लेकिन यार इस डर ने उनके काफी सारे मजे छीन लिए। ठीक है, जैसे फिशिंग हो गया, बोटिंग हो गया, इन सारी जो एडवेंचर हैं, वाटर एडवेंचर्स, इनको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो तब वो क्या सोचते हैं कि चलो यार क्यों ना एक और बार। ये देखो हार नहीं मानी उन्होंने, कहा कि डर तो था भाई, दबा कर डर था, दम मतलब हिम्मत नहीं होती थी उनके पानी के पास जाने की। फिर भी उन्होंने सोचा कि यार ये जो अपने को डर इतना बड़ा सताता रहता है, क्यों ना इससे एक और बार लड़ा जाए और कोशिश की जाए जीतने की, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की। तो वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं, इंस्ट्रक्टर या फिर मैं कहूँ ट्यूटर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो उनको ट्यूशन देने लगा था स्विमिंग की। ठीक है, वो इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं। अब वो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, बढ़िया मेथड से उन्हें स्विमिंग सिखाने लगता है। अक्टूबर में उनकी स्विमिंग स्टार्ट होती है और अप्रैल में उनकी स्विमिंग एकदम खत्म हो जाती है। अब इस समय तक 6 महीने लगते हैं उनको स्विमिंग सीखने में, और अब इतने तगड़े स्विमर बन चुके थे वो कि लेक वेंटवर्थ पूरा का पूरा अराउंड तैर लेते थे वो। ठीक है, लेक वेंटवर्थ पूरा तैर लेते थे। इसके अलावा एक और चीज जो हमने देखा था, क्या नाम था उस आइलैंड का, कि वो वहां पर भी गए थे तैरने के लिए। अभी किसी ने बताया था ना किसी ने? माइक तो ऑन है आपके? सर बेंटवर्थ था, बेंटवर्थ। हाँ देखिए, लेक वेंटवर्थ तो गए थे, लेकिन अभी किसी ने एक आइलैंड का नाम भी बताया था, ट्रिक्स आइलैंड करके, है ना? तो उसको भी आप याद रखो। यस सर, मैंने बताया था। हाँ वेरी गुड सर मैंने बताया था, ट्रिक्स आइलैंड। ठीक है, आपका अखबार में अपन नाम छपवा देंगे कल। हाँ चलो पहला देखते हैं अपन, व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो भाई सब क्या दुर्घटना थी जिसके बारे में बताते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, हम सभी ने पढ़ लिया है। क्या हुआ था, जब वो 11 साल के थे, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 या 11 साल के थे, तब वाईएमसीए स्विमिंग पूल पर वो जाते थे, वहीं पर ये इंसिडेंट हुआ था। ओके, उसमें वो लगभग डूब चुके थे, इसी को यहाँ पे इंसिडेंट ये मिस एडवेंचर बताते हैं। ठीक, ये आंसर है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही अपनी ये इंग्लिश की क्लास कंप्लीट होगी, आज अपन काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे होंगे। तो डायरेक्टली आंसर्स लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको इसकी जो बॉडी है, इसका जो मतलब है, जो भी इसका मीनिंग है, वो आप समझ गए हो कि यार क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको पता है। जस्ट आपको लिखना है अब इसको। ठीक है, अब आपको इसको इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको लिख लिख के देख लेना होगा कि हाँ यार यहाँ पर ये शब्द अपने को यूज करना है। क्लियर है? बाकी आपको आंसर सभी चीजों के पता है। ठीक, अभी जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, ये लो, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब मैं ना
एक काम करो, अभी सारे बच्चे हैंड रेस करो तो एक एक बार करके, सारे बच्चे। अब उन बच्चों को लेकर आऊंगा जिन्होंने अभी तक कभी हैंड रेस ही नहीं किया था। सारे बच्चे एक एक बार करके हैंड रेस करेंगे। ठीक है ठीक है। दुष्यंत, आप माइक ऑन कीजिए और आप बताएंगे कि जो डगलस है वो ऐसा निश्चय क्यों करते हैं कि भाई यार अब तो मुझे तैरना सीखना है, क्यों करते हैं ऐसा निश्चय? सर डगलस जो थे वो जब भी अपनी ट्रिप पर जाते थे, वो फिशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए या फिर बोटिंग के लिए, जो भी करने वो जाते थे जब भी लेक या नदी के पास, तो उनका सारा जो है मतलब रह जाता था इसी इसी डर की वजह से, पानी की डर की वजह से। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मुझे इस डर पे काबू पाना है। है ना, वो इस डर की वजह से इन चीजों का आनंद नहीं उठा पाते थे, और वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना। जो हमारे जो डगलस थे, जो कि इस चैप्टर के ऑथर हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब जब वो पानी, उनके साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए, एक बचपन में हो गया था, फिर एक 10-11 साल के तब हुआ था, इसकी वजह से वो इतना डरे हुए थे कि वो कभी भी वाटर एडवेंचर जैसी चीजें होती हैं उनको कर ही नहीं पाते थे। फॉर एग्जाम्पल तैरना हो गया, ठीक है, इसके अलावा फिशिंग पर जाना हो गया, ये चीजें वो कर नहीं पाते थे। ओके, सो बस यही इसका आंसर है। अगला है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो इसका आंसर आप ही में से करवाऊंगा मैं किसी को। चांदनी, ठीक है, आप बताइए। चांदनी थर्ड वाले राजपूत। का सर। हाँ, आपने हैंड रेस किया था, अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, अगर आप बता देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाते हैं तो हम यही सही, क्या दिक्कत है। सर हम्म, इंस्ट्रक्टर है तो सर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा इसका आंसर, एक्सप्लेन करना चाहेगा? चाहे अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, प्रांजल कुछ कहना चाहते हैं आप? सर कौन से क्वेश्चन का? थर्ड, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। देवेश, हाँ मुझे बता दोगे, है ना। निखिल, हाँ आपकी भी बारी आएगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। हिमांशु, हाँ आप बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर, आप आंसर एक्सप्लेन करेंगे सभी स्टूडेंट्स को। चलो निखिल, आप ही बता दो। निखिल माइक ऑन करो और बताओ। हाँ निखिल, आप सर मैं ये बोल रहा था, जस्ट मैं 5 मिनट हुए ज्वाइन हुए, क्या हो गया? जस्ट 5 मिनट हुए सर ज्वाइन हुए, सॉरी लेट हो गया आज। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, तो फिर आप अपना माइक ऑफ करके हैंडल ओवर कर लीजिए। अरवाज खान, आप बताएंगे इसका आंसर। राहुल सिंह को एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अरवाज जल्दी बताइए, आप इतने टाइम से हैंड रेस कर रहे थे। दुष्यंत बताना चाह रहे हैं क्या? चलो दुष्यंत, आप ही माइक ऑन कर लो, आप ही बता दो। सर जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, उनने पहले डॉगलस के कमर से एक बेल्ट बांधी थी और उससे रस्सी बांधी थी, हम्म और उसी रस्सी को पकड़ के बैठ जाते थे, और फिर उनसे बोलते थे कि आप पानी के अंदर मुंह डाल के इनहेल एक्सहेल, मतलब ये करवाते थे, उनको एक्सरसाइज करवाते थे हाँ, पानी तो के अंदर सांस लेने के लिए। पानी के अंदर उनसे क्या करवाते थे? इनहेल कराते थे कि एक्सहेल कराते थे? एक्सहेल कराते थे, जिससे हाँ, वो सांस रोक पाए उसके अंदर। वेरी गुड। और बाहर निकले और तब उसके बाद, इनहेल। हाँ तब इनहेल, और उसके बाद वो मतलब एक साइड ले जाके उनको प्रैक्टिस भी करवाते थे वो लेग किकिंग की। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो बस इतना सही इसका आंसर है। और ये जो अपने अभी बताया अपने साथी ने, इन्होंने बताया एकदम वही का वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम एज इट इज, ठीक है। विलियम डगलस के जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई उनको एक स्विमर बनाने के लिए, एक अच्छा तैराक बनाने के लिए। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले उनकी कमर पर एक बेल्ट बांधा, ओके, और उससे एक रस्सी बांधी। फिर उन्होंने क्या किया, ये देखो, इसी को पढ़ लेते हैं, इन्होंने बताई दिया हिंदी में। तो द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द अदर एंड ऑफ द रोप एंड लेट इट लूज, मतलब उसको थोड़ा ढीला कर दिया ताकि जो डगलस है वो पानी के अंदर जा सके। टू लेट डगलस गो इनसाइड वाटर, ओके। दे मेड न्यूमरस ट्रिप्स फॉर अराउंड 3 months। द इंस्ट्रक्टर देन मेड हिम पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, पानी के अंदर जाओ, एक्सहेल करो, ठीक है। और जब नाक बाहर निकालो तब इनहेल करो, ठीक है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड हिम एट द साइड ऑफ द पूल एंड मेड हिम किक हिज लेग्स, ठीक। इसके आगे लिखा हुआ है, ही हैड टू वर्क ऑन इट न्यूमरस टाइम्स टू ओवरकम हिज फियर बिट बाय बिट, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने अपने जो डर, अपने अंदर जो डर था उसको खत्म किया। इसी तरीके से अपन भी करने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी का जो डर है, धीरे धीरे अपन ने ये सभी को अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया, सबको अपन 1 by 1 पढ़ते जा रहे हैं। और जिन जिन भी टॉपिक्स को अपन ने कर लिया है, वहां पर अपने को कॉन्फिडेंस आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा डर है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। चलो 4th पे जाओ।
हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, किस तरीके से वो अपने पानी के जो भय है उसको ओवरकम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चलो देवेश बता दो आप ही। देवेश बताएंगे इसका आंसर। देवेश क्लास में नहीं यस है क्या? सर। नहीं सर। हाँ बता दीजिए। तो सर जो डगलस के विलियम डगलस के जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने एक 3 महीने का कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने विलियम डगलस का फियर धीरे धीरे करके निकाला था। और जो उन्होंने अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज और वेरियस प्लान्स बनाए थे उनके लिए, जिससे कि वो स्विमिंग सीख जाए और उनका डर धीरे धीरे खत्म हो जाए। ओके ठीक है, ये चीजें थी और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क किया और फिर वो लास्ट में क्या अपना जो तैरना था वो सीख चुके थे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। डगलस टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली स्विमिंग सीखने में। ठीक है, उन्होंने बढ़िया मेथड से इनको स्विमिंग सिखाना स्टार्ट किया। पहले 3 महीने तक, अब यहाँ पे वही चीज आ चुकी है कि उन्होंने रस्सी बांधा। ठीक है, ये तो शायद आई थिंक वही क्वेश्चन है, बट वही नहीं है, बट उसी से रिलेटेड है पूरा का पूरा। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। He made him kick his legs to make them relax. After about 6 months, Douglas could not only swim. 6 महीने के बाद जो डगलस थे वो ना सिर्फ स्विमिंग सीख चुके थे, बल्कि बट वॉज आल्सो फ्री ऑफ हिज फियर टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, अब जो डर था वो भी काफी हद तक, एक्सटेंट मतलब होता हद तक है ना, काफी हद तक खत्म हो चुका था। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, पुल में वो अकेले भी तैरने लगे थे, है ना। लेक वेंटवर्थ गए, लेक वेंटवर्थ जितना भी लंबा चौड़ा था उन्होंने पूरा लेक वेंटवर्थ पार कर लिया। ठीक है, पूरी उसकी लेंथ पार कर ली। इसके अलावा वाम लेक गए, वहां पे भी उन्होंने पूरी की पूरी, देखो ये जो इतना है ना, आपको सारा नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली लिख देना ही स्वयं लेक वेंटवर्थ। इसके अलावा आप लिख देना वाम लेक, ओके, और ट्रिक्स आइलैंड का भी लिख देना। ओके, इतनी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वेट द ओल्ड टेरर। अब जो डगलस थे उन्होंने कैसे मेक श्योर किया, कैसे उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ यार जो मेरा डर है पानी वाला, ठीक है, स्विमिंग वाला जो डर है उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। कैसे उन्होंने कंफर्म किया, तो वही चीज है कि भैया वो अलग अलग जगह पर गए, लेक वेंटवर्थ गए, यहाँ पे देखो वही चीज लिखी हुई है, लेक वेंटवर्थ गए। ओके, इसके अलावा उन्होंने ट्रिक्स आइलैंड में भी गोते लगाए, है ना। स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक, येट ही हैड रेसिडुअल डाउट, सो ही वेंट टू मिड ग्लेशियर। ठीक है, मिड ग्लेशियर गए, है ना, वहां पे क्या किया, वार्म लेक, और वार्म लेक को भी पूरा उन्होंने तैर दिया था, अक्रॉस द सोवर एंड बे। दस ही मेड श्योर दैट ही हैड कन्क्वेट द ओल्ड टेरर। इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने मेक श्योर किया, उन्होंने कंफर्म किया कि भैया जो मेरा डर है उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। ये प्यारे प्यारे से आंसर्स हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, बस इन्हीं के आपको आंसर्स याद करने, ज्यादा आंसर्स याद नहीं करने। ठीक है, सो और कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आई थिंक इट वॉज द लास्ट वन। हाँ, रेड ट्रैप चैप्टर अपने पास आ चुका है, पेडलर वाला। एनी वन ऑफ यू कैन समराइज दिस क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर। हाँ, काफी सारे स्टूडेंट्स ने हाथ खड़े किए हैं। पहले आप सभी ना वापस हाथ नीचे कर लो, हाथ सभी नीचे कर लो, ठीक, हाथ सभी नीचे कर लो, पहले सभी नीचे कर लो, फिर उसके बाद अरवाज आप अपना हैंड लोअर कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो द रेड ट्रैप चैप्टर को कंप्लीटली समराइज कर सकते हैं। प्रिंस है हमारे पास, उन्होंने एंट्रीज कर दिया है, निशु है, अनुभव है। तो प्रिंस माइक ऑन कीजिए और द रेड ट्रैप चैप्टर को समराइज कीजिए। हेलो। हाँ सर जो पेडलर था वो रेड ट्रैप सेलर था, मतलब वो चूहे के पिंजरे बेचता था। हाँ ठीक है, पेडलर। Yes, sir. डू यू नो व्हाट्स तो द सर- मीनिंग ऑफ पेडलर? पेडलर का मतलब क्या होता है? नो सर, पेडलर मीन्स तो नहीं पता। हाँ कोई बात नहीं, सर, पेडलर का मतलब नहीं पता है। फेरी वाला, फेरी वाला। फेरी वाला, ठीक है, जो इधर उधर घूम Yes, फिर sir. कर अपने जो भी उसके पास मटेरियल होता है उसे सेल करता है। ठीक है, वेरी गुड प्रिंस, Yes. आगे बढ़िए। सर तो उसका ये मानना था कि ये पूरी दुनिया है ना वो एक रेड ट्रैप है। तो सर वो क्या बोलते हैं, ठंडों का टाइम था सर, तो वो क्या बोलते हैं ये कोई मिल्क बेचने वाला था, तो उसके यहाँ पे गया, आयरन जो पहले आयरन उसमें काम कर चुका था, तो क्या बोलते हैं आयरन मास्टर यहाँ पे काम कर जाता था, तो वो उसके यहाँ पे गया सर आयरन, तो उन्होंने उसको रोका कि आज रात इसी हमारे यहाँ पे रुक जाओ। तो सर पेडलर उसके यहाँ पे रुका, तो सर उनने उसको पाइप ऑफर करी, उनने उसको फूड ऑफर करा, और सर उनने उसको अपने 30 करोड़ बताया जो उन्होंने दूध बेच के कमाए थे आयरन मास्टर ने।
तो सर तो आयरन मास्टर रात हो गई सर, वो सो गए, तब वो पेडलर अपना वहां से निकला तो उसके 30 करोड़ सर उसने चुरा लिए। फिर सर उसके बाद वो है ना उसको ये लगा कि पुलिस मेरा वेट कर रही होगी, पुलिस को पता होगा, सर वो फॉरेस्ट में चला गया। फिर सर वो फॉरेस्ट में खो गया, तो उसको लगा कि मैंने भी वही गलती करी और मैं भी अभी रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ, है ना। तो सर उसको फिर उसने थोड़ा गौर से सुना, तो उसको है ना कोई आयरन मिल की आवाज आई, तो सर वो उस तरफ गया, तो उसको एक केव मिली, तो सर उसमें गया वो, तो उसमें उसने देखा कि कुछ लोग फर्नेस के पास खोदने का काम कर रहे थे, तो उनके पास जाके सर वो ये पूछता है कि आज मैं स्टे कर सकता हूँ। तो वो सर एग्री कर गए। देन सर वो एक फर्नेस के पास में जाके उसने एक पत्थर लिया, अपना सिर टिकाया, वहां पे सो गया। फिर देन सर वो उस आयरन केव का मालिक आता है सर, तो वो उससे पूछता है कि क्या बोलते हैं कि आप कौन हो, क्या हो। तो सर वो उसको ये लगता है कि वो उसका पुराना फ्रेंड है जो आर्मी वो सोल्जर वगैरह है। तो सर वो उसको अपने यस सर कैप्टन है, तो सर वो उसको अपने घर पे इनवाइट करता है। तो सर पेडलर भी क्या बोलते हैं वो सोचने पड़ जाता है कि ऐसे कैसे कोई बुला रहा है, तो सर वो भी उसमें एग्री नहीं करता है, उसके साथ जाता नहीं है। फिर देन सर वो जो आयरन का वो फर्म का वो था मालिक, तो सर वो अपनी बेटी को भेजता है उसको लेने के लिए। तो सर उसकी जो बेटी है उसका नाम है बेल्था कुछ ऐसा नाम है। एल्डा। एडला एडला हाँ, एडला सर एडला नाम है। तो सर वो उसको कन्विंस करा लेती है अपने यहाँ पे जाने के लिए। सर देन वो उनके घर पे जाता है सर, तो वो बहुत गंदी हालत में होता है, उसकी बियर्ड वगैरह बहुत होती हैं, कपड़े वगैरह खराब होते हैं बहुत, मतलब उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होती है। देन सर वो नहा धो के कपड़े चेंज करके रेडी होके आता है सर। देन वो जो आयरन जो उसका मालिक था सर, वो समझ जाता है कि ये मेरा ओल्ड फ्रेंड नहीं है, ये कोई और ही पर्सन है, इसको मैं घर पे ले आया हूँ। और देन सर फिर वो क्या बोलते हैं उसको जाने के लिए कहता है, लेकिन सर एडला अपने दिल की बहुत अच्छी होती है, तो वो कहती है कि ऐसे किसी को नहीं जाने दे सकते, और क्रिसमस को आज अपने पापा को कन्विंस कराती है कि इसको आज क्रिसमस मनाने के लिए इधर ही रोक लेते हैं एक रात के लिए। देन सर उसके फादर भी उस पर क्या बोलते हैं एग्री कर जाते हैं। देन वो उनके यहाँ पे रुकता है सर, वो पूरे दिन भर सोता है, वो सोता ही रहता है, क्योंकि सर उसको इतनी अच्छी आराम की नींद, चैन की नींद आज से पहले कभी नहीं आई थी। तो सर वो सोफे पे सर वो सोता ही रहता है। देन उसको वो खाने के लिए बुलाते हैं, खाना खाने आता है, फिर चला जाता है सोने के लिए, फिर सो जाता है। फिर देन सर क्या बोलते हैं वो दोनों उठ के कोई शादी वादी कोई वेडिंग में चर्च चले जाते हैं। सर उनको वहां से पता पड़ता है कि कोई चोर ने किसी आयरन मास्टर के 30 करोड़ चुरा लिए होते हैं। और जो वो आयरन का जो मास्टर था सर, तो वो समझ जाता है कि सर ये वही इंसान है जिसने 30 करोड़ चुराए हैं, है ना। देन सर वो हाल के हाल जाते हैं घर पे, तो वही सोचते हैं कि इनने घर के देखना, उससे एडला से कहते हैं कि देखना इसने घर के सारे चम्मच कटोरी सब चुरा लिए होंगे। और देन सर वो अपने घर पे जाते हैं, तो उनके घर के नौकर से पूछते हैं कि क्या बोलते हैं वो चला गया पेडलर, तो वो कहते हैं हाँ चला गया। तो कहता है इसने अपने घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ, तो कहते कुछ चोरी नहीं हुआ, बल्कि वो आपके लिए गिफ्ट रख के गया है। सर देन एडला घर पे जाके देखती है कि वो 30 करोड़ जो रहते हैं वो उसके वहीं टेबल पर रखे होते हैं। वो एडला उसमें एक लेटर भी रहता है, तो वो एडला से कहता है कि थैंक यू फॉर योर, मतलब जो भी उसको रोकने के लिए उन्होंने करा उसके लिए वो अपना थैंक यू देता है, और उनके लिए एज अ गिफ्ट वो छोड़ के चला जाता है। सर बस इतनी स्टोरी का एंड हो जाता है। और वो कह देते हैं कि ये जो 30 करोड़ थे आप ये उसे दे दीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। अपने पास ना यार ये गूगल मीट में रिएक्शन का एक ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर सभी क्लैपिंग करेंगे प्रिंस के लिए, ठीक है। क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग, हाँ बहुत बढ़िया, वेल डन, ओके। चलो या बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, और इनके एक्सप्लेनेशन से सारे के सारे जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स आप दे पाएंगे, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप। अब जो पेडलर था उसके माइंड में आइडिया कहां से स्टक हुआ, उसके माइंड में कहां से आइडिया आया कि यार ये जो दुनिया है ये पूरी की पूरी एक चूहेदानी की तरह है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल प्रिंस माइक ऑन करो और बताओ। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग, हाँ बताओ। अरे बताओ, अब तो बताओ, पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन कर दिया आपने, अब तो जस्ट क्वेश्चन आया आपके पास। आइडिया ऑफ वर्ल्ड में, यस सर। सर उसको ये आइडिया आया कि सर जो पूरा वर्ल्ड है अपना वो सब पैसों के लिए और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए और उन्हीं चीजों के पीछे पीछे भागता रहता है सर, पूरे सब लोग। तो सर वो ये नहीं सोचते हैं कि आखिर में इन चीज का होगा क्या। सर वो एक ही चीज के पीछे जाते हैं और आखिर में फंस जाते हैं। इस चक्कर में बोलता है कि सर ये पूरा वर्ल्ड ही रेड ट्रैप है, सब अपना अपना सोचते हैं और आखिर में एक ही चीज में आके फंस जाते हैं सर। तो इस चक्कर में ठीक है, तो यही इसका आंसर रहेगा कि भाई साहब जो पेडलर थे, एक दिन अचानक से उनके माइंड में ये आइडिया स्टक होता है कि भाई साहब जो पूरी दुनिया है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक चूहेदानी की तरह है, ये भी पूरी दुनिया चूहेदानी की तरह है ना। इट एग्जिस्टेड ओनली सेड बेड्स फॉर पीपल, ठीक है। अब इट ऑफर्ड
रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग। देखो यार पूरे ऐशो आराम ये जो दुनिया है अपने को दिखाती है, इससे क्या होता है लोग है ना जितने भी लोग हैं ये लालच में फंसते जाते हैं, मोहमाया में फंसते जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चूहेदानी में एक चूहा फंसता है जब वहां पे उसको चीज पोर्क जैसी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वाज द क्रॉफ्टर शो टारगेटिव फ्रेंडली विद द पेडलर। ये क्यों था भाई सब, जो क्रॉफ्टर था जिसके यहाँ पर वो रात में रुका हुआ था, जैसा कि हमारे प्रिंस भैया ने बताया कि जो पेडलर था उसका स्वागत किया उस क्रॉफ्टर ने, जो कि दूध का धंधा करता था, है ना, जो कि दूध का धंधा किया करता था, और उससे इतनी ज्यादा इनकी अच्छे से बातचीत हो रही थी और इतना फ्रेंडली मैनर में ये रहे, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर देंगे हम ही दे देते हैं। जो क्रॉफ्टर था ओल्ड मैन, वो बिना किसी फैमिली के रहता था, एकदम अकेला रहता था। ही वॉज आल्सो क्वाइट जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस। ठीक है, तो यही नॉर्मल सी बात है कि भाई सब वो भी एकदम अकेला सा व्यक्ति रहता था, उसके पास कोई आया तो उसे भी अच्छा लगा और इसलिए वो काफी ज्यादा टॉकेटिव थे। ठीक है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। तो इसका आंसर देवेश दोगे क्या? व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, उसका नजरिया किस तरीके से बदल गया? तो सर पेडलर क्या था, वो गलत रास्ते पर चलता था, मतलब चोरी वगैरह करता था। अब हाँ, तो उसका नजरिया चलता बदला था। कैसे और किस तरीके हाँ से तो वो व्यक्ति उसका चेंज हुआ? तो सर उसका नजरिया कैसे बदला कि वो जो सबसे पहले क्रॉफ्टर से मिला था, वो जो क्रॉफ्टर के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया ऊपर। तो सर जैसे उसने उससे 30 सर जो करेंसी उधर की थी वो तो मेरे को नेम हाँ, नहीं याद आ रहा। कॉर्नर। हाँ, जो 30 क्रोनर थे वो चुरा लिए। फिर वो क्या है उधर से भाग गया था फॉरेस्ट की तरफ कि कहीं उसे पुलिस वगैरह ना पकड़ ले। तो उधर पे उसको एक आदमी मिलता है, देखिए तो ये उस तो आदमी एकदम को पूरी क्या स्टोरी लगता है टाइप हो कि ये जाएगा, ये तो पूरी स्टोरी टाइप हो जाएगा, हाँ जैसे अपनी समरी थी एकदम वैसे हो जाएगा। हाँ हाँ सर समझ गया, मैं समझ गया। हाँ हाँ तो सर उसको एक क्या कहते हैं, जो लड़की रहती है, जो उस आदमी की बेटी रहती है, तो उस हाँ, क्या आयरन कहते हैं मास्टर की उसके बेटी। नेचर और उसकी ऑनेस्टी से उसके माइंड पर सर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे वो सोचता है कि नहीं अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को भी अपनी लाइफ में मतलब एक पाथ और एक उस पे चलना है। ठीक है, ईमानदारी का खाना है, ईमानदारी से जीना है। हाँ ठीक है, इस तरीके से उसका हाँ जो नजरिया होता है वो चेंज होता है, व्यक्ति चेंज होता है। वेरी गुड देवेश। अब देखो हाँ बिल्कुल यही आंसर रहने वाला, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखो भाई जो पेडलर था बहुत ज्यादा गरीब था, है ना, कभी कभी वो चोरी भी करता था, भीख भी मांगता था, उसका जो जीवन था बिल्कुल निरर्थक था, सार्थक बिल्कुल नहीं था, है ना। एंड ही वॉज नेवर वेलकम्ड बाय एनीवन, किसी ने भी उसका स्वागत नहीं किया था, कोई भी उसको अपने पास बुलाना नहीं चाहता था, कोई भी उससे बैठकर बातचीत करना नहीं चाहता था, है ना। ये चीजें हैं। अब एक बार क्या होता है यार, जब वो आयरन मास्टर से मिलता है, उसकी बेटी से मिलता है एडला से, तो आयरन मास्टर उसको पहले तो समझते कि यार ये कैप्टन है, लेकिन जब वो नहा धोकर आता है, फ्रेश होकर आता है, अपनी शेव वेव करके आता है, तो आयरन मास्टर को पता लगता है कि नहीं भाई साहब ये तो पता नहीं कौन युवक आ चुका है। लेकिन ऐसे समय में भी जो एडला है वो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करती है। उसको एडला को पहले पता लग जाता है, एडला पहले ये चीज नोटिस कर लेती है कि कहीं से कहीं तक जो मेरे डैडी है उनका फ्रेंड नहीं है। ठीक है, ना तो ये एजुकेटेड लगता है और ना ही कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी मेरे डैडी के साथ मिलकर काम वाम कुछ किया होगा। ओके, सो एडला का जो नेचर रहता है, जब उनको पता लगता है कि हाँ यार इन्होंने उसको पुलिस मतलब मुझे पुलिस को भी नहीं पकड़ा है, कितनी अच्छी लड़की थी वो, तो इस तरीके से उसकी जो माइंड रहता है, उसका माइंडसेट रहता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से भैया उसका माइंडसेट चेंज होता है और वो व्यक्ति पूरी तरीके से बदल जाता है। ये इसका आंसर है। ओके, अब इस सभी आंसर्स को आपको क्या करना होगा भाई साहब, एक एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लिख के देख लेना, अच्छी आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। यही क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, है ना। और अगर कोई सा दूसरा भी आ जाए तो हम ऑलरेडी चैप्टर की समरीज भी पढ़ते जा रहे हैं साथ में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो 3 चैप्टर्स हैं अपने स्टार्टिंग के, जो 3 लेसन है, इनके क्वेश्चन आंसर्स कितने बच्चों ने याद कर लिए हैं, कितने बच्चों ने याद कर लिए और कितनों ने नहीं किए? अभी याद कर लिए वो हैंड रेज करो। हाँ, मानसी ने याद कर लिया, प्रिंस ने कर लिए हैं, अरवाज ने कर लिए हैं, दिव्या ने कर लिए हैं, प्रेमचंद ने कर लिए हैं, देवेश आपने किए कि नहीं? मानसी ने कर लिए हैं। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने लर्न कर लिए हैं। किन ने याद नहीं किए वो मुझे बता दो आप, कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक याद नहीं किए हैं, एक बार पता तो लगे। हाँ, अभी हैंडल और मत करना, देवेश, दिव्यांश, मोहम्मद शेबन, राहुल सिंह, हिमांशु तिवारी, निखिल सेन, वरुण ताम्रकर और अक्षय शुक्ला। देखो यार, हमें जब इनकी ऑलरेडी समरीज समझ में आ चुकी है, तो
तो इनके क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार बैठना, 1-1.5 घंटे इसको टाइम दे देना, इतने में आप इनके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी कर लोगे, लिख भी लोगे। ठीक है, ये चीज़ है। और डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो आप, 1-2 घंटे दोगे, अभी 2-3 दिन में तो आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा। और अपना जो विस्तास है, विस्तास में तो और भी साढ़े से क्वेश्चन है यार, वो तो यूँ याद कर लोगे तुम। ओके ठीक है, तो अब अपन आते हैं कुछ और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे यहीं पर। सर कल की रिकॉर्डिंग डाल दी है आप? देखो कल की रिकॉर्डिंग, कल भी अपन ने यही चीज पढ़ी थी। 3rd चैप्टर पढ़ा था अपन ने, वो अपना विलियम डगलस वाला, देन हमने रेड ट्रैप को स्टार्ट किया था, और वही चीज आज अपन पढ़ रहे हैं। तो उसकी रिकॉर्डिंग की आई थिंक जरूरत नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग है अपने पास। सर कल हमने क्लास अटेंड नहीं की थी। हाँ, क्लास आपने कल अटेंड सर की आपने थी, डू आज कर एंड लिया ना? डायरेक्ट्स भी करवाए थे सर। हाँ, देखो कल जो आपने क्लास अटेंड की थी ना, उसमें हमने कुछ ग्रामेटिकल सेक्शन स्टार्ट किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी कईयों के जो ग्रामर के जो बेसिक्स है वो कवर्ड नहीं है। तो जिन भी बच्चों ने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके स्टार्टिंग के आप 2-3 वीडियो देख लेना, है ना, 2-3 या 3-4 वीडियोस देख ही लेना अच्छे से। तो वहां से आपकी जो ग्रामर है उसके थोड़े बेसिक्स बन जाएंगे, और जब हम यहाँ पे ग्रामर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। आपके 10 मार्क्स पूरे के पूरे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज मैंने कल बताई थी। और उसके बाद में हमने वापस से यही क्वेश्चन आंसर देखे थे 1st, 2nd, 3rd चैप्टर तक के। ठीक है, रेड ट्रैप भी हमने स्टार्ट कर दिया था। सर इंग्लिश का भी रोड मैप बना देना। ठीक है, इंग्लिश का भी रोड मैप बना देंगे। द स्टोरी द रेड ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखो यार, ये जो स्टोरी है ये फोकस करती है किसके ऊपर? ये जो स्टोरी अपनी रेड ट्रैप, ये फोकस करती है ह्यूमन लोनलीनेस, है ना, यानी कि अकेलेपन के ऊपर, और इसके ऊपर कि भैया हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए। इस स्टेटमेंट को अपने को जस्टिफाई करना है। एक्चुअली यार होता क्या है ना कि पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि लोग गांव में रहते थे, साथ में कम्युनिकेट करते थे, साथ में कई सारे लोग जैसे साथ में रात में सभाएं लगा लिया करते थे। तो वो चीज़ आजकल खत्म होती सी जा रही है, और जो इंसान है वो एकदम अकेला सा पड़ता जा रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर ये जो रेड ट्रैप स्टोरी है वो फोकस करती है। ठीक, तो इसके बारे में अपने को यहाँ पे लिखना है। वही चीज़ें हैं कि भाई साहब, ये जो अपना पेडलर था ये भी अकेला रहता था। उसी तरीके से बात करें अपन क्रॉफ्टर की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करता था, और उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं उसी से ये कनेक्टेड ये स्टोरी भी है। द रेड ट्रैप डील्स विद द इश्यूज ऑफ ह्यूमन लोनलीनेस एंड नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। ओके, नॉट ओनली द पेडलर बट आल्सो अदर कैरेक्टर्स लाइक क्रॉफ्टर एंड द आयरन मास्टर एडला एम्फेसाइज दिस इफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट नहीं, आपके 20 सेकेंड्स दूंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं तो लिख लो, लिखने से और भी क्लैरिटी आएगी। जस्ट 20 सेकेंड्स। हेलो हेलो, मटेरियल है। इनको छोड़ देना, अभी इनको छोड़ दे। इनका वेटेज कितना 4 मार्क्स का है। हाँ, तो थोड़ा नीचे जा, उनको पढ़, है ना, सारी चीज़ें उस PDF में। ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में कॉल करूँगा ना। चलिए देखते हैं आगे की चीज़ें। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ह्यूमन लोनलीनेस, अकेलापन है, इसके ऊपर फोकस कर रही है ये जो स्टोरी है। ओके, और साथ ही साथ ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, बॉन्ड बने अपनी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और देखते हैं, आगे आ जाते हैं अपन। What made the peddler think that he had indeed fallen into a red trap? हाँ, तो पेडलर को ये कब रियलाइज हुआ कि भाई साहब वो भी एक रेड ट्रैप में फंस चुका है ना। जैसा उसने सोचा था कि यार ये जो दुनिया है ये पूरी की पूरी रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी की तरह है। तो उसने कब रियलाइज किया कि मैं भी चूहेदानी में फंस चुका हूं। तो इसका आंसर कौन करना चाहेगा? एंट्रेस कर दो। अर्पित काफी ज्यादा लेट नहीं हो गया? अनुभव बता सकता है, देवेश बता सकता है। देखो अपन ने इसकी पूरी की पूरी ना समरी पढ़ ली है, तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी को भी, मतलब कोई भी बच्चा दे सकता है, कोई भी बच्चा दे सकता है। ठीक है, प्रिंस ने इस स्टोरी को अपने को समराइज करके बताया था, रेड ट्रैप को। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से बताया था कि आपको इस क्वेश्चन का, एटलीस्ट इस क्वेश्चन का तो अच्छे से आंसर पता ही होना चाहिए। ठीक है दिव्या, आप बताएंगे। दिव्या रांगी, what made the peddler think that he had indeed fallen into a red trap? देखो कुछ भी नहीं है यार। जब उसने क्रॉफ्टर के पास से
30 क्रोनर्स चुराए, है ना। जब उसने उसके पास से 30 क्रोनर्स चुराए तो वो रोड के रास्ते से नहीं बल्कि वो जंगल से भागता हुआ गया। जब जंगल से वो भागता हुआ जा रहा था, चलते जा रहा था, लेकिन वो जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। ओके, सडनली ही थॉट दैट ही हैड आल्सो बीन कैच इन द विशियस, ठीक है, सर्कल ऑफ ए ट्रैप एंड देयर वाज नो वे टू गेट आउट ऑफ इट। तब उसको रियलाइज होता है कि भाई मैं भी ऐसे इस जाल में फंस चुका हूं और इससे बाहर निकलना अब यहाँ पे कोई भी रास्ता है ही नहीं। बाकी आगे की स्टोरी आपको पता है क्या होता है, आयरन मिल की उसको आवाज आती है, वहां पे वो चला जाता है, ये चीज आपको पता है। लेकिन उसे कब रियलाइज होता है कि वो भी अब एक रेड ट्रैप में फंस चुका है, तो वहां पर हम ये चीज इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। क्लियर? अब देखो यार, आंसर में यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊं तो उससे कोई खास ज्यादा सेंस बनता नहीं है, जस्ट अपना टाइम में लगेगा। यहाँ पे अपन समरी पढ़ेंगे, देन आप इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बढ़िया होगा, ठीक है। हाँ, एक बार अपन जरूर पढ़ लेंगे। हैविंग स्टोलन ये अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पे जाते सीधे, इंडिगो चैप्टर अपने पास, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। तो भाई साहब चैप्टर 5 इंडिगो बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा कभी कभी हो सकता है किसी बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग भी हो, तो इसको कौन समराइज करना चाहेगा? अराउंड 22 हमारे पास है। प्रिंस जैन कर सकते हैं। प्रिंस, आपने अभी एक चैप्टर समराइज कर दिया है, इसके अलावा और कौन कर सकता है इस चैप्टर को समराइज? प्रिंस के अलावा कोई है जो इस चैप्टर को समराइज करके बताएंगे? ठीक है प्रिंस, बताइए आप ही। चैप्टर 5 सर गांधी जी लखनऊ में सर एक कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हुए होते हैं। हाँ, अधिवेशन था। देन सर चंपारण का एक आदमी जो एक वही शेयरक्रॉपर था सर। सर देन वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया था, जो चंपारण में ब्रिटिशर्स जो उनके साथ नाइंसाफी कर रहे थे, तो उस रीजन से। तो सर गांधी जी उस बात को इतना लाइटली लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको सर। 3-4 दिन का टाइम लेते हैं कि सोच जाते हैं। लेकिन सर जो वो रहता है सर, वो उनका पीछा करता है और जहां जाते हैं वो उनके साथ साथ जाता है। सर उसका नाम राजकुमार शुक्ला होता है। देन सर वो गांधी जी उसको नोटिस करते हैं, उससे बहुत इंप्रेस होते हैं उसके डेडिकेशन से कि ये भाई इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है उस काम को, तो मतलब कोई अच्छा ही काम होगा। तो सर देन सर वो उसकी बात सुनते हैं। सर वो देन अपने उसके बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा ब्रिटिशर्स उनके साथ कर रहे हैं। सर वो देन वो एक फैसला करते हैं कि मुजफ्फरनगर जाएंगे, तो लॉयर से मिलेंगे। सर वो देन मुजफ्फरनगर जाते हैं। पहले वो पढ़ना चाहते हैं ना? यस मैम, यस सर, वो पहले ये पढ़ना चाहते हैं कि उनके प्रॉब्लम क्या है लॉयर से ये पूछने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि पहले वो पटना जाते हैं, पटना। यस सर, पहले पटना जाते हैं फिर मुजफ्फरनगर जाते हैं, है ना। पटना में उनके साथ क्या इंसिडेंट होता है पता है आपको? पटना में क्या घटना घटित होती है उनके साथ? डू यू नो अबाउट इट? यस सर, वो पटना में सर अनटचेबल लेडी की शायद कुछ होती है सर। हाँ, वो जब पटना जाते हैं तो वो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर। राजेंद्र प्रसाद के घर जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला है, जो कि एक किसान है और आता रहता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, है ना। और महात्मा गांधी को जब वो साथ में देखता है तो वो समझता है कि यार कि ये भी महात्मा गांधी को भी समझता है कि हाँ, इन्हीं का कोई दोस्त होगा, क्योंकि जो महात्मा गांधी का जो लुक रहता था वो भी एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहता था। आप सभी को पता है, ठीक है, कैसा उनका लुक हुआ करता था। और यहाँ तक कि उनको कुएं में से पानी भी नहीं पीने दे रहे थे। सोच रहे थे अनटचेबल है, दलित हैं, ठीक है। ये वो वहां का गार्ड करता है। ओके, ये चीज है। चलिए इसके आगे बताइए। सर वो देन मुजफ्फरनगर जाते हैं लॉयर से मिलने। सर वो बताता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं सर, उन पे उनकी लैंड का 15% कौन से इंडिगो उगवाते हैं, और सर जो इंडिगो को उगाना रहता है वही बहुत मुश्किल रहता है, और वो सर वो लैंड की फर्टिलिटी को भी बहुत इफेक्ट करता है। और सर उससे इसके पहले एक और चीज यहाँ पर मेंशन की गई थी, ठीक है। आप अच्छा बता रहे हो, ऐसी बात नहीं, एक्सप्लेन बहुत बढ़िया कर रहे हो। इससे पहले एक और चीज हुई थी, आपको पता होगा शायद, प्रोफेसर कृपलानी से रिलेटेड, बता सकते हैं आप? वो किसी प्रोफेसर मार्कोनी के यहाँ पे रुकते हैं। ये सो इतना डिटेल में नहीं पता, ऊपर से पढ़ा है सर, ऊपर से आपको मेन बता देता हूँ, जो मेन इसके वो पॉइंट्स हैं। देखो ऐसा होता है कि वो प्रोफेसर कृपलानी के यहाँ पर जब वो जाते हैं अपने कहाँ, पटना, तो वहाँ पे उन्हें लेने प्रोफेसर कृपलानी आते हैं, ठीक है। इसके बाद में उनकी रहने की व्यवस्था 2 दिन की होती है प्रोफेसर मार्कोनी के पास, प्रोफेसर मार्कोनी, ठीक है। ये चीजें, इसके आगे बताइए आप। सर देन गांधी जी को पता पड़ता है कि ये पीजेंट से, ये लॉयर से बहुत हाई फीस चार्ज कर रहे हैं और उनका मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो सर इस बात पे ये बहुत उनसे भड़कते हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा, थोड़ा सा, जस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए। ये जो चैप्टर है, यहाँ पर बार बार प्लीजेंट शब्द का यूज किया जा रहा है। अब प्लीजेंट का अर्थ क्या है? प्लीजेंट का अर्थ यहाँ पर है किसान से,
ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी है कि आपको यहाँ पर फार्मर नहीं लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा प्लीजेंट, ठीक है। इससे जो कॉपी चेक करने वाला है उसको पता लगेगा कि हाँ यार बच्चे ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है। ओके, चलिए प्रिंस आगे बढ़ते हैं। देन सर वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि वो इसको छोड़ दें, इसको जो चंपारण का जो केस है उसको छोड़े और अपने यहाँ पे जाए। लेकिन सर वो गांधी जी उसको डिनाई कर देते हैं, तो सर उनको है ना इसी चक्कर में उनको कोर्ट बुलाया जाता है। और सर देन वो जब कोर्ट में जाते हैं सर, उनके सपोर्ट में बहुत सारी पूरे चंपारण की पब्लिक आती है ये सोच के कि ये व्यक्ति, इसको हम जानते तक नहीं है, वो हमारे लिए इतना लिखता है, तो हमारी प्रॉब्लम को हम क्यों नहीं सॉल्व करें। वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं अपने राजेंद्र प्रसाद तक कि जितने भी जाने माने लॉयर्स हैं उनको लेकर ये यहाँ पर कोर्ट में आ जाए, ठीक है। वो कोर्ट में कई सारे आ जाते हैं वहां पर लोग और लॉयर्स ऑन। तो इससे क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार जो इंडिगो की प्रॉब्लम थी, 15% की जो प्रॉब्लम थी, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो डर रहे थे किनसे, ब्रिटिशर्स से। तो उनके हृदय से डर निकल गया था और वो सभी यूनिटी में आए थे, यूनिटी में, ठीक है। सभी के अंदर एक एकता की भावना डेवलप हो चुकी थी। तो इस चीज को देखकर अपने जो महात्मा गांधी थे वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। चलिए इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर तो सर गांधी जी समझते हैं कि हमारी फर्स्ट विक्ट्री थी टुवर्ड्स लोगों के जो फियर था उसको हटाने में। सर देन उनके सपोर्ट सर, तो उनको जेल जाने की बात भी होती है, तो सारे लॉयर्स उससे प्रभावित होते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए जेल जाने के लिए तैयार है। तो वो सारे जितने भी लॉयर होते हैं सर, वो भी उनकी पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन सर गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत प्रेशर आता है इसी चीज का। और सर वो उनको डील रखते हैं, गांधी जी को ये डील रखते हैं कि पहले सर वो उनसे उस 15%, क्योंकि सर वो नई कंपनी ना अपना इंडिगो है ना एज अ केमिकल के रूप में फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया था सर, तो इंडिगो उन्होंने मना कर दिया था। देन सर उन्होंने पीजेंट से ये बोला था कि जो इंडिगो है वो 15% आप ही रख लीजिए और उसके बजाय हमें उसका कुछ पार्ट दे दीजिए, अपनी तरफ से फंड दे दीजिए। तो सर कई पीजेंट थे, उन्हें एग्री कर गए थे कि चलो इससे छूट गए अपन। लेकिन सर कोई पीजेंट नहीं मान रहे थे, उनका इसी से चल रहा था। तो सर वो नहीं माने तो उनको मार कूट के धमका के उनसे करा गया। तो इस बात पे गांधी जी को भी बहुत गुस्सा आया। देन सर उनने गांधी जी ने ये बात रखी और उनसे उनको ये डील मिली कि वो है ना उसका 25% पे कर सकते हैं उनको। हाँ, गांधी जी ने कितनी अपील की थी उनसे? 50% की सर। हाँ ठीक है, और वो कितने के लिए एग्री हुए थे? 25% के लिए। यस सर, 25% के लिए सर वो एग्री हुए थे सर। देन गांधी जी भी एग्री हुए थे क्योंकि सर उनको ओनली उसका सॉल्यूशन चाहिए था, क्योंकि सर ये बहुत बड़ी बात हो सकती थी आगे चल के। ठीक है। और इसके अलावा सर इसके अलावा सर वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व है, फिर उसका कुछ तो है नहीं। हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर वो देखते हैं कि यार ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर काफी सारी सुविधाएं हैं जो नहीं प्रोवाइड की जा रही। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ की सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं थी और काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ एरिया था वो। तो वहां पर गांधी जी रुकते हैं और काफी सारे वहाँ पे रिफॉर्म्स चलाते हैं, काफी सारे समाज सुधार के कार्य चलाते हैं। ठीक है, ये चीज इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। ओके, पता है बीच में एक चीज और थी जो हम बता रहे थे कि वो प्रोफेसर उनके पास आए थे। ठीक है, प्रोफेसर उनको लेने आते हैं। प्रोफेसर उनको आते हैं लेने अपने रेलवे स्टेशन पर। कौन से रेलवे स्टेशन पर कौन से प्रोफेसर आते हैं उनको लेने के लिए? अभी मैंने नाम लिया था कृपलानी। ठीक है, प्रोफेसर कौन से आते हैं? कृपलानी। इसके अलावा प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर वो 2 दिन के लिए स्टे करते हैं। प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर वो 2 दिन के लिए स्टे करते हैं। ओके, प्रोफेसर मलकानी के यहाँ। अब प्रोफेसर मलकानी जो है ना, वो काम कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी के लिए, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहे थे और फिर भी उन्होंने डेयर किया कि महात्मा गांधी को अपने घर में रखेंगे। महात्मा गांधी जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, है ना, और ये इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ओके, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा एक हाईलाइट होती हुई नजर आती है अपने को इस चैप्टर से कि जो प्रोफेसर मलकानी थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर में रखा था जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था और इंडिपेंडेंसी की लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, बस ये चीजें। देखो, रिजोल्यूट का मतलब क्या समझते हैं आप? रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट का मतलब यही यार, दृढ़ निश्चय अपन कह सकते हैं कि यार वो एकदम दृढ़ निश्चय थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। क्यों थे? यहाँ पे उसका आंसर दिया जा रहा है। राजकुमार शुक्ला इज
described as being resolute because even after being told about the prior engagement of Gandhi at Kanpur and other parts across the country, he does not quit. देखो, उन्हें यहाँ पर दृढ़ निश्चय इसलिए माना गया है, दृढ़ इसलिए माना गया है क्योंकि गांधी जी ने उनको बता दिया था कि भाई साहब उनके कानपुर और कई सारी मतलब अपने पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में उन्हें कई जगह पर जाना है, ठीक है, और उनके काफ़ी सारे काम हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पड़ गए थे, उन्होंने कहीं पे नहीं छोड़ा, जहां जहां गांधी जी गए वहां पर वो गए, ठीक है. ही कंटिन्यूज टू एक्कम्पनी गांधी एवरीवेयर, है ना. फर्दर मोर ही persistently asked गांधी टू फिक्स ए डेट फॉर हिज विजिट टू हिज नेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण, है ना. इसके अलावा फिर वो क्या करते हैं, गांधी जी से कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि भाई साहब एक कोई सी भी डेट फिक्स कर लो जब आप हमारे यहाँ चंपारण चलोगे. इज रिजोल्यूशन एंड डिटर्मिनेशन फाइनली इम्प्रेस गांधी एंड द लेटर कंप्लाइज विद हिज रिक्वेस्ट. ठीक है, होता क्या है भाई साहब कि गांधी जी उनसे इंप्रेस हो जाते हैं कि यार ये इनकी मतलब कितने दृढ़ निश्चयी हैं, और इसी चीज को देखते हुए इंप्रेस हो जाते हैं और वो उनके साथ चंपारण जाने के लिए उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब देखो बताया जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण. अपने को बस उन प्लेसेस का नाम लिखना है. यहाँ पे देख लीजिए, गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ, लखनऊ में हुई थी. लखनऊ में क्या चल रहा था, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, कन्वेंशन चल रहा था, ठीक है. देन ही वेंट टू कानपुर, वो कानपुर गए और भारत के कई सारे हिस्सों में गए, कई सारे भागों में गए, एंड रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर वो आश्रम आ गए अहमदाबाद के पास, ठीक है. लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, कलकत्ता गए, और कलकत्ता जाने के बाद वो पटना पहुंच गए थे, है ना. पटना क्यों पहुंचे थे, यही अपने राजकुमार शुक्ला जी की वजह से. और फिर पटना के बाद मुजफ्फरपुर, और फिर मुजफ्फरपुर से कहाँ चले गए, वो चंपारण चले गए, ठीक है. तो ये चीजें अपन ने यहाँ पर सारी जगहों के नाम बता दिए हैं. ये भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. देखो जब चैप्टर अपना क्लियर हो जाता है ना, लेसन क्लियर हो जाता है ना, तो एक चीज का फायदा रहता है कि अपने वो जो आंसर्स है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन होता है, बस इनको लिखने का रहता है. तो आप इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया करो. ये जो आपके माइंड में चीजें हैं इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो. अपन टाइम दे रहे हैं तो ऐसा भी करें कि साथ साथ अपन लिखते भी चलें. अगर अपन उनको क्लास में लिखेंगे इन आंसर्स को तो ये गलत होगा. क्यों गलत होगा, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ले लेगा ये आपका, ठीक है. और 7 चैप्टर 5 चैप्टर अपन एक क्लास में नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई जैसे अपनी क्लास कंप्लीट हो आप स्टार्ट कर देना इन्हें लिखना, और फिर अपनी रात को 8 या फिर 8:30 बजे के आसपास अपन क्लास रखेंगे हिंदी की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है. काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जाए, तो चलो हिंदी साहित्य का इतिहास आज हम रात को 8 या 8:30 बजे के आसपास पढ़ेंगे, ठीक है. Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? क्यों एग्री कर जाते हैं वो 25% के सेटलमेंट पर, प्रिंस जैन. 25% पे सर इसलिए एग्री कर जाते हैं कि सर 50% पे ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे होते हैं इस चक्कर में, और सर उनको जो चंपारण के पीजेंट्स हैं उन पर सर उनके लिए भला करना चाह रहे थे, और उन पर सर फेवर हो जाता सर इस चक्कर में. नहीं तो सर वो एक भी रुपए नहीं देते उनको अगर 50% की अगर वो डिसाइड कर जाते हैं. ओके, चलिए बढ़िया, ठीक है. तो जो अपन ने अभी इस चैप्टर को समराइज किया था प्रिंस ने, ठीक उसी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन है और एकदम सेम वही आंसर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक. अगला देखो, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? इसका आंसर कौन करेगा, इसका आंसर कौन करेगा प्रिंस के अलावा? कोई हैंड रेस कर सकते हैं? देखो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया. देवेश आप बताइए. सर जो ये गांधी जी के लिए जो चंपारण का एपिसोड था वो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था उनके क्या कहते हैं सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये सबसे पहला ब्रिटिश के अगेंस्ट एक वो जाता, क्या कहेंगे सर, मतलब लड़ाई की शुरुआत हो मैं चुकी कह थी, नहीं पा रहा हूँ और सर. जो अपने यहाँ के जो इंडियन जो फार्मर्स थे उनके अंदर एक यूनिटी आ चुकी थी, ठीक है. यानी कि हाँ. खास बात तो ये थी कि इनके हृदय से डर निकल चुका था, इनके मन से ये ब्रिटिशर्स का डर निकल चुका था. ओके, हाँ आगे भी बताएंगे आप? नहीं सर इतना नहीं पता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डीप है सर, जितना हाँ, उन्होंने चैप्टर प्रिंस डीप ने बिल्कुल सही समझाया है. उससे ज्यादा, ठीक है, चैप्टर बिल्कुल डीप है ये. और इसीलिए वो हमने समरी कुछ- बहुत क्लियर नहीं है सर. हाँ, इसीलिए हमने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस चैप्टर से ले रखा है, चिंता ना करें. हाँ सर मैंने पढ़ा था बट मेरे को रिवाइज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि कोई ये बात चैप्टर नहीं, बहुत ही बट डीप इनके है. क्वेश्चन आंसर्स को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है. देखो भाई हाँ, साहब सर. क्या चीजें बताई गई है, टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ था, चलो बताओ प्रिंस जैन. सर विच क्वेश्चन?
हाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, जो टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ उनकी लाइफ में चंपारण एपिसोड। What do you think गांधी considered a चंपारण जो टर्निंग पॉइंट? सर जो गांधी जी थे सर, तो उनके बारे में बहुत लोगों को पता पड़ चुका था कि गांधी जी मतलब इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, और सर उनकी फैन फॉलोइंग ही बढ़ गई थी इससे, तो गांधी जी को भी सर इससे सपोर्ट मिल गया था। दैट्स वाई सर। और गांधी जी, ये सर गांधी जी ने और उनकी यूनिटी एक कर दी थी सर, सबको सबका फियर निकाल दिया था। इस चक्कर में सर गांधी जी को भी रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई थी सर। तो बस यही चीजें हैं यहाँ पर, और इसका जो करेक्ट वे में जो आंसर है वो एकदम एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि अपने देवेश ने भी बताया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ठीक है, उन्हें लगा कि हाँ यार, ये जो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है ये लंबी चल सकती है, और जो हमारे जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं वो सारे के सारे सपोर्ट में रहेंगे। ठीक है, ये चीजें। गांधी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिशर्स कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। ठीक है, उन्होंने कहा, जो कहा उन्होंने जो भी किया बिल्कुल एकदम ऑर्डिनरी किया। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई साहब, ही डिक्लेयर, उन्होंने घोषित कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर आदेश नहीं चला सकते, क्योंकि हमारा खुद का देश है। ठीक, ये चीज यहाँ पर हुई। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? तो प्रिंस करो इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नहीं, 6 पे नहीं गए अपन, 5th। हाँ, फ्लाइट ऑफ ये सर, इसका आंसर ये है सर, जो गांधी जी हैं सर, उन्होंने उनके अंदर से जो फियर था वो सारा निकाल दिया था। और सर अब वो यूनिटी में, ये सब अब वो यूनिटी में आ गए थे, और सर वो अब ब्रिटिशर्स से उनके अंदर कोई डर नहीं था सर, वो अब खुद से भी अपनी बात रख सकते थे। और सर उनका जो बिगेस्ट प्रॉब्लम था ये इंडियो का, अब सर वो भी सॉल्व हो चुका था। और उनके अब उनकी जो सिटी थी चंपारण सर, अब वो भी डेवलपमेंट की ओर शुरू हो गई थी सर। ये गांधी जी ने उनका एपिसोड टोटली चेंज कर दिया था इसका। ठीक है ना, तो ऐसा हुआ कि जो भी वहाँ के किसानों की जो दुर्दशा थी वो इस एपिसोड के जरिए किस तरीके से चेंज हो गई, फ्लाइट दुर्दशा है ना, किस तरीके से चेंज हो गई। ध्यान रहे, फार्मर की जगह पर अगर आप प्लीजेंट यूज करोगे तो काफी ज्यादा आसान क्या इफेक्टिव रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रेजेंट का यूज करना है। द पीजेंट्स वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। ठीक है, काफी ज्यादा, देखो यार, जो लॉयर्स थे वो भी उनसे काफी ज्यादा चार्ज करते थे, तो अब पैसे से भी बच गए वो, और साथ ही साथ अपने समय भी बच गया उनका। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिशर प्लांटर्स एबरडन देयर स्टेट्स, और क्या लिखा है, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। देखो यार, डिसअपीयर्ड, देखो हुआ था ऐसा, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग के बारे में इन्होंने एक ऐसा 15% के आसपास का मामला रेडी किया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी खेत है उसमें से लगभग 15% एरिया में आपको ये इंडिगो की फसल, इंडिगो की क्रॉप आपको लगानी होगी। ठीक है, ये चीज उन्होंने कही थी। अब जो फार्मर्स थे और कहा था कि आपको हमको देना पड़ेगा एज ए रेंट, लेकिन बाद में क्या होता है यार, दूसरे देश में जो ये इंडिगो रहता है इसको बहुत ही कम कीमत पे वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार अब तो अपना लॉस हो जाएगा, तो फिर ये अपनी बात से पलट जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब अब आपको हमको पेमेंट करना होगा। ये चीज थी, और इसी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए थे, है ना। ये चीजें बताई गई है, गांधी जी वहां पे गए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो बस इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवरऑल उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, उनका पैसा बचा दिया, टाइम बचा दिया, साथ ही साथ उनके अंदर फीलिंग ऑफ यूनिटी डेवलप कर दी थी, है ना। और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम थी वो भी डिसअपीयर, मतलब वो भी खत्म कर दी थी। ओके, ये चीजें हैं यहाँ पर। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वाई गांधी चैट द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। तो देवेश, इसका आंसर तो कर सकते हो? हाँ सर। तो सर मुजफ्फरपुर जो था, ये गांधी जी जो चंपारण के लिए जा रहे थे उसके रास्ते में पड़ता था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं, जो वकील है साइड, उनको क्यों डांटा था? हाँ, तो उन्होंने डांटा था सर। हाँ, लॉयर्स को डांटा था मुजफ्फरपुर के। हाँ, तो वो सर इसलिए डांटा था क्योंकि जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे, तो जो चंपारण की प्रॉब्लम है उसको वो बाहर कोर्ट में रख रहे थे, लेकिन उधर पे बहुत सारे लॉयर सर उस चीज को एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक ही लॉयर थे जिनका सर नेम आपने पहले बताया था, और जो शायद प्रोफेसर आए थे उधर पर गांधी जी से मिलने के लिए, वही बार बार इस प्रॉब्लम को कोर्ट में ला रहे थे, और बाकी सब सर ब्रिटिश के जो इन्फ्लुएंस थे उससे डरे हुए थे, तो उस चीज को सामने नहीं ला रहे थे।
तो बस यही चंपारण, चीजें हैं जो यहाँ पर इंडिगो बताई गई फार्मिंग है। का ऐसा रीजन हाँ था। हाँ बिल्कुल। और इसको अपने को ज्यादा बड़ा भी आंसर नहीं लिखना है, बस एज इट इज आप लिख दीजिएगा। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे, है ना, क्या हो रहा था, गांधी जी उन्होंने उनको चिल्लाया, उनको डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो वहाँ के गरीब गरीब किसान जो थे उनसे काफी ज्यादा हाई फीस पे करवा रहे थे। ठीक है, व्हेन पीजेंट्स वर सो पुअर इन ट्रस्ट। ठीक है, काफी ज्यादा जो वहाँ के किसान थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे। इट वॉज हाँ, इनह्यूमन 15% ले चार्ज रहे थे हैवी सर। फीस फ्रॉम देम। ठीक है, ये मानवता के विरुद्ध दिख रहा था कि भाई साहब ये ऐसी परिस्थितियों में भी इनसे इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, है ना। ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब मैं बता रहा हूँ कि यार ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है इनको छोड़ना मत। अभी जैसे ही अपनी क्लास खत्म हो, सभी क्वेश्चन आंसर को एकदम बैठ जाना लर्न करने। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारे पास पोइट्स एंड पेनकेक्स। पोइट्स एंड पेनकेक्स काफी बढ़िया सा चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा रिलेटेड है किससे, ये जो शूट वूट होते हैं जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड है। जेमिनी स्टूडियो था एक ऐसी जगह जहां पे शूटिंग हुआ करती थी उस टाइम पर। यार आउटडोर नहीं, इंडोर शूटिंग ज्यादा हुआ करती थी। तो इस चैप्टर को कौन समराइज करना चाहेगा? ठीक है, तो आज तो आई थिंक प्रिंस ही आपके टीचर हैं। प्रिंस, इस चैप्टर को कीजिए आप समराइज। सर ये चैप्टर सर अशोकामित्रम की बायोग्राफी है। अशोकामित्रम ने बताया सर इसके बारे में। हाँ, तो सर बिल्कुल सही अशोकामित्रम जेमिनी, ये सर अशोकामित्रम जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं सर, जो चेन्नई में लोकेटेड था। और सर ये, और सर इनने पूरा चैप्टर फिल्म इंडस्ट्री को दर्शाया। पूरा चैप्टर फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जाता है। फिल्म इंडस्ट्री सर- को दर्शाया है। और ये बात Yes, कहाँ की sir. चल रही है? अपनी साउदर्न इंडिया की। यस सर। ओके, देन सर जो अशोकामित्रम जी थे सर, वो दो मिनट, न्यूज़पेपर सभी बच्चे ध्यान से सुनते चलिए। पॉइंट्स एंड पेनकेक्स की हम अभी समरी जान रहे हैं। इसके बाद में जब आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे तो काफी ज्यादा आसानी होगी और इनको लर्न करने में भी आसानी होगी आपको सभी को। ठीक है, चलो करो कंटिन्यू आप। पॉइंट्स एंड पेनकेक्स। हाँ, सबसे पहले पेनकेक्स का आप इन्हें मतलब समझा दीजिए। पेनकेक्स का क्या मतलब है? पैनकेक्स मेकअप ब्रांड है सर, जो जेमिनी स्टूडियो में यूज होती थी। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे थी रति अग्निहोत्री और बड़े बड़े हॉलीवुड की भी सेलिब्रिटी थी, उन सबको ये यूज करते। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया पोइट एंड पेनकेक, यानी कि पोइट तो अपना एक कवि और पेनकेक क्या है? एक मेकअप का ब्रांड है। चलिए आगे बढ़िए। सर जो अशोकामित्रम जी थे सर, वो न्यूज़पेपर की चिपलिंग्स को काटते थे और मेन हेडिंग से उनको काट के एक फाइल में अरेंज करते थे सर। तो उनका ये काम था सर। वो सबसे पहले अपना फोकस उस पर ले जाते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो था तो उसमें मेकअप रूम और स्टूडियो कैसा था सर। तो देन वो मेकअप रूम के बारे में आते हैं। तो मेकअप रूम क्या बताते हैं कि वो एक बहुत बड़े, उसमें बड़े बड़े शीशे लग रहे थे और उसमें बड़ी बड़ी लाइटें येलो कलर की और बहुत सारे मेकअप्स के सामान, और बहुत उस कमरे में गर्मी होती थी। देन सर वो बताता है कि उसमें एक बंगाली था सर, वो उसमें मेकअप आर्टिस्ट था। तो वो उनका वही कहना था कि लोगों को मेकअप करके जोकर बनाया जाता सर, जिससे कि वो मूवी में और रील में अच्छे दिखें। यस सर। तो सर वो सबसे पहले मेकअप रूम की बात करता है। देन सर वो फिर बाद में मेकअप रूम के आर्टिस्ट को चेंज कर जाता है। वो महाराष्ट्रियन और उनके साथ अलग अलग जगह से काम करने के लिए रहते हैं, जैसे कि लोकल्स, तमिल्स के लोकल्स और मद्रास वगैरह सब जगह से। यस सर। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि मेकअप रूम में काफी ज्यादा लाइटें हुआ करती थी जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता था। वैसे अपन सोचते कि मेकअप से सुंदरता बढ़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ गर्मी लगती थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो एक्टर्स वगैरह हुआ करते थे जिनका मेकअप किया जाता था वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाया करते थे। ठीक है, ये चीज प्रिंस बताना चाहते हैं। आगे बढ़िए प्रिंस। सर जो अपने अशोकामित्रम जी थे सर, उनका ऑफिस था। तो उसमें सर फ्रेंच विंडोज, उसको एक्सप्लेन करा गया उनका ऑफिस कैसा था। तो उसमें फ्रेंच विंडोज लगी थी और सर वो छोटा सा रूम था, उनकी तरफ साइड में एक चेयर लगी थी, उस पर वो एक साथ अपना काम करते थे। सर वो बताते थे कि जब उनके काम की कोई वैल्यू नहीं रखता था, क्योंकि सर उनको किसी को भी अपनी बात रखनी होती थी या किसी को भी भड़ास निकालनी थी, सर वो उनके पास आते थे। तो सर वो बताते हैं कि जो मेन था इसमें आदमी, वो कौन था। तो सर वो एक ऑफिस बॉय था सर। वो अपनी सारी बातें अशोकामित्रम जी को जाके बताता था। सर वो एक पर्सन से बहुत कहता, एक पर्सन का कहता था कि इसी की वजह से पूरी मेरी ऑफिस बॉय की एज भी मेंशन की गई थी इस चैप्टर में। ऑफिस बॉय की एज भी मेंशन की गई थी, 40 अराउंड 40 इयर्स है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर तो उसको एक आदमी को अपनी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में अफेक्ट करता था कि इसी की वजह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो सर वो थे कोठामंगलम सुब्बू जी। सर वो देन कहता था कि इन्हीं की उसको भी सर वो जेमिनी स्टूडियो में आया इसलिए था जिससे कि उसको भी सर बहुत अच्छा पोएट बनना था, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर बनना था, उसको भी फिल्म बनानी थी सर। लेकिन वो सारे काम जो अपने
सुब्बू जी करते थे, तो सर उसको उनसे चिढ़ मचती थी कि उन्हीं के चक्कर में उनका ऐसा हुआ है। फिर देन वो पूरा सर वो फोकस सुब्बू जी के ऊपर ले आता है। तो सर वो जो सुब्बू जी थे वो एक ब्राह्मण थे, और वो भी सर बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते थे, और उन्हें बहुत स्ट्रगल करा था जेमिनी स्टूडियो में आने में। और सर सभी जो बच्चे जेमिनी ध्यान से स्टूडियो सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, यही इस चैप्टर की समरी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, और लिख लिख के आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में भी ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। आज अपना ये जो फ्लेमिंगो का पोर्शन है प्रोज वाला, ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं अपन, ठीक। चलिए आगे बढ़िए प्रिंस। सर देन जेमिनी स्टूडियो सर उसमें एक हायरार्की बनी हुई थी सर, तो उसमें एक मेन बॉस था, फिर दूसरे नंबर पे अपने सुब्बू जी आते थे सर। और सुब्बू जी ने भी उसके लिए बहुत स्ट्रगल करा था उस अचीव को, उस मुकाम को पाने के लिए। तो सर जो अपने सुब्बू जी थे सर, वो बहुत अच्छी पोएट्री लिखते थे एज अ सिंपल वे, मतलब जो आजकल की आम जनता को समझ में आ सके। वो चाहते तो बहुत डीप लेवल की, बहुत पढ़े लिखे वाली पोएट्री भी लिख सकते थे, लेकिन वो चाहते सर, थे लेकिन वो कि जो अपने जो लोकल तमिल है वो इजीली उनसे रिलेट कर पाए। यस सर। सर तो वो उनको कहा जाता था कि वो बहुत ऑलराउंडर है एनी चीज में, मतलब उनको अगर कोई ऐसा कहा जाए कि अगर एक शेर है, अगर उसको वो मर गया तो चूहों ने उसके बच्चों को पाला, तो सर उसके लिए भी वो 10 और बता देते थे कि इस प्रकार ही हो सकता है अगर अपन को इसको दर्शाना है। यानी कि वो डायरेक्टर जो रहता था, वो डायरेक्टर को भी डायरेक्शन का काम सिखा देते थे, एज वेल एज जो एक्टर्स हुआ करते थे वहां पर, उनसे भी काफी बढ़िया बढ़िया एक्टिंग वो करके दिखा देते थे, ठीक है। यस सर। ये चीज यहाँ पर सर तो सर हाँ यस सर। बताइए सर वो तो हाँ यस सर। सर वो कहते थे लोग कि वो टेलर मेड है इसके लिए, मतलब इसी स्टूडियो के लिए वो टेलर मेड है। ठीक है। और फिर अब सीधे आप एक काम कीजिए, अब जो ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर वो ज्यादा मायने नहीं रखेगी, आप कम्युनिज्म पर आ जाइए। यस सर। तो सर ऐसा था कि कोई बाहर से उनको ऐसा पता लगा कि दो तीन दिन बाद कोई बाहर से बहुत अच्छे, पहले उनको ये था कि एडिटर आ रहा है बहुत बड़े न्यूज़पेपर का, देन सर उनको बाद में पता पड़ा कि वो एक पोएट आ रहे हैं, स्टीफन स्पेंडर जो उनका नाम था, जो अपनी बुक में भी उन्होंने लिखी है, उन्होंने अपने देखिए उस टाइम पे पहले तो वो चीज आपको बतानी है कि उस टाइम पे एक कम्युनिज्म जैसी चीजें चली थी, है ना। कम्युनिज्म जैसी चली थी, उसमें क्या होता था कि कम्युनिटी ही डिसाइड करती थी कि समाज में रिसोर्सेस अपने को किसको ज्यादा देने हैं, किसको क्या चीजें देनी है, किसको क्या देना है, इससे कि पॉवर्टी जो है उसको कम किया जा सके, पॉवर्टी को अच्छे से फेस किया जा सके, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे भी थे जो इसके अगेंस्ट थे, ओके। फिर इसके बाद क्या होता है, एक एमआरए आती है। एमआरए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, प्रिंस मोरल आर्मामेंट आर्मी, ठीक है। ये आती है वहां पर, जो कि होती क्या है, एंटी कम्युनिज्म के ऊपर ये बहस रहती है। ये परमिशन लेती है यहाँ के जो ऑनर हैं एसएस वासन से कि हम हमारे यहाँ पर कार्यक्रम रखना चाहते हैं, और फिर ये इन सभी के माइंड को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जितने भी वहां पे लोग रहते हैं उन सभी के माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। फिर जब वो चले जाते हैं तब जाके पता चलता है एसएस वासन को कि यार इनका पर्पस क्या था यहाँ पर आने का, ठीक है। फिर उनको उनका पर्पस पता लगता है। देन वो इनवाइट करते हैं अपने स्टीफन स्प्लेंडर को, ठीक है। अब आगे आप कंटिन्यू कर दीजिए। सर देन स्टीफन स्पेंडर है, वो अपनी स्पीच देते हैं सर, तो जो लोग होते हैं सर उनको भी उसकी स्पीच समझ में नहीं आ रही होती कि सर वो अपनी ब्रिटिश लैंग्वेज में ही बोल रहे होते हैं, इंग्लिश में। और उनको भी ये पता पड़ जाता है स्टीफन स्पेंडर को कि ये लोग हैं, ये भी मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, तब वो ये सोचते हैं ये मैं कहाँ आ गया, ये ना समझ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। देन सर अब ये इसका ही की पॉइंट है। फिर देन अशोका मित्रा में ना उसमें अपनी कोई नोवल रहती है, कुछ रहता है, तो सर वो उसको भेजते हैं, तो सर वो स्टीफन स्पेंडर को ही भेज रहे होते हैं, तो उनको पता पड़ता है ये तो वही थे जो अपनी पोइट्स में आए थे, तो सर वो देन उनको वही ट्यूनिंग आ जाती है। ऐसा होता है कि वो उनकी जो भी स्टोरी रहती है उसको वो पब्लिश कराना चाहते थे एक एनकाउंटर मैगजीन में, है ना। वो फिर पता लगता है कि इसके एडिटर वही हैं जो उनके पास आए थे उनके स्टूडियो में, स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। ये चीजें चलिए बताइए आगे। पहले तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार ये स्टीफन स्पेंडर आए किस माइंडसेट से, इनका टारगेट क्या था, ठीक है। फिर जब बात आती है अपने इनकाउंटर मैगजीन में, जब ये इनको इनकी स्टोरी डालनी होती है, फिर पता लगता है कि एडिटर तो यार इसके वही है स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। तब इन्हें पता चलता है कि हाँ इनका ये पर्पस था। पर्पस कब पता लगता है, जब एक बार वो उनकी कुछ बुक को पढ़ रहे होते हैं। अब वो बुक कौन सी होगी अपने को पता लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर देन जो स्टीवन स्पेंडर है सर, वो अशोका मित्रा में सर, वो जेमिनी स्टूडियो को छोड़ देते हैं। और सर जब वो छोड़ते हैं तो सर उन पे पैसों की बहुत कमी आ जाती है सर, वो तो उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक था, तो सर वो चीप बुक उठाते थे सर, जैसे जो चीप मिलती थी, सस्ती मिलती थी वो, तो सर वो ऐसे एक फुटपाथ पे
चल रहे होते हैं सर, तो उनको एक बुक दिखती है। तो सर उसका बुक का नाम था अ गॉड दैट नेवर फेल्ड। हाँ बिल्कुल। अ गॉड दैट फेल्ड, आप सॉरी, अ गॉड दैट फेल्ड। हम्म। यस सर। तो सर देन सर वो उसका पोइट्स वगैरह का नाम पढ़ते हैं सर, उसमें ना 6-7 ऑथर थे जिन्होंने लिखी थी, उसमें से सर एक स्टीफन स्पेंडर भी थे। सर देन जब वो उस बुक को पढ़ते हैं तो सर उसमें वो बुक है ना टोटल कम्युनिज्म के बारे में ही रहती है, जिसपे वो डिसएग्री कर रहे होते हैं कि गलत चीज है। सर देन उनको पता पड़ता है कि जिस दिन वो आए थे वो कम्युनिज्म के बारे में ही बोल रहे थे, और ये उनका रीजन था उनका आने का। हाँ, उस बुक में उन्हें पता लगता है कि कम्युनिज्म से रिलेटेड ही वो चीज़ें वहाँ पर शेयर कर रहे थे। ठीक है। यस सर। ओके, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, देख लो भाई सब कुछ। इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। व्हाट डज द राइटर मीन बाय फायरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। ठीक है, अब जो वहाँ पर मेकअप करते थे, जिन भी लोगों का वहाँ पर मेकअप किया जाता था, तो यहाँ पर लेखक का मतलब, लेखक हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखक का क्या मतलब था यहाँ पर फायरी माइजरी से, है ना। जो भी मेकअप कर रहे थे उनका फायरी माइजरी से क्या रिलेशन है या फिर क्या मतलब है कहने का। तो देखो भाई सब क्या है, बाय दिस, इसके द्वारा राइटर कहना चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, जो भी कलाकार हैं, जिनका मेकअप वहां पर किया जाता था, हैड टू बियर द इंटेंस हीट ऑफ इनसेंडिसेंट लाइट्स ऑफ द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब देखो यार क्या होता था वहां पे, काफी ज्यादा इंटेंस हीट, यानी कि बहुत तगड़ी हीट, या फिर कहें तो तीव्र हीट, तीव्र गर्मी उनको सहन करनी पड़ती थी, ओके, उस मेकअप रूम में, बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा लाइटें हुआ करती थी। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। तो देखो यार, अभी जैसे कि प्रिंस ने बताया था हमको कि जो ऑफिस बॉय था वो एंग्री क्यों था और किसके साथ उन्होंने शेयर किया। तो द ऑफिस बॉय हैड जॉइंड द स्टूडियोज ईयर्स बैक इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार। ऑफिस बॉय ने कई साल पहले स्टूडियो ज्वाइन किया था ताकि वो एक स्टार बन सके, वो खुद से ही आश रखता था। एजुकेटेड था एंड फेल्ट दैट हिज टैलेंट इज बीइंग वेस्टेड। वो एजुकेटेड था, वो सोचता था कि यार जो उसके अंदर की जो कला है, जो हुनर है, वो यहाँ पर आके व्यर्थ है और वेस्ट हो चुका है ना, वेस्ट हो रहा है। वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट दैट वाज सुटेबल ओनली फॉर बार्बर्स, ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू द स्टार ऑफ दोज डेज। ठीक है, वो कहते हैं कि यार यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और ऐसे बार्बर काम कर रहा हूँ, यानी कि एक नाई के रूप में काम कर रहा हूँ। जो हमारा जो द ऑफिस बॉय है वो बार्बर के रूप में काम करता था, और बार्बर के रूप में भी ऐसा काम करता था यार कि एक तो वहां पे एक मेन व्यक्ति था जो क्या करता था, चीफ मेकअप मैन था, इन सभी का मुखिया था। वो किनका एक्टर करता था, जिसका लीड रोल हुआ करता था, और जिनका साइड रोल होता था उनका मेकअप अपना ये करता था भाई साहब, क्या नाम था, ऑफिस बॉय। ठीक है, तो ये चीज बताते हैं। साथ ही साथ वो अपना गुस्सा भी दर्शाता है, किसके ऊपर गुस्सा दिखाता है, किसके ऊपर, सुब्बू के ऊपर, है ना, जो कि उस समय एक अलग ही पहचान छोड़ चुका था, एक स्टार बन चुका था। ओके, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एमआरए से रिलेटेड है। नेम वन एग्जांपल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज्ड बाय एमआरए। ठीक है, तो प्रिंस कीजिए इसको एक्सप्लेन। जेमिनी स्टूडियो वाज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सनराइज एंड सनसेट सीन्स प्रेजेंटेड इन बाय एमआरए इन देयर प्लेस। ठीक है, उनके जो भी कार्यक्रम थे उसमें उन्होंने सनराइज और सनसेट सीन्स बताए थे, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था कौन, जेमिनी स्टूडियो, और जो वहां पे जो भी पब्लिक हुआ करती थी। ठीक है, तो फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रिंस बताइए जल्दी। यस सर। तो ब्रिटिश से इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए 200 लोगों की टीम आई थी, जिन्होंने अपन यहाँ पे एमआरए बोल रहे हैं। यस सर, दिस इज हमारे। देन सर उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो सर्कस टाइप उन्होंने काम करे थे सर। उनका एक फेमस था ट्रिग्नो करके एक उनका आर्ट आता था, वो बहुत फेमस था, वो बहुत अच्छे से करते थे सर। तो सर उसको वो है ना ऐसा उनकी सर सर्कस तो होता नहीं था उनसे सर, और जानवरों को सर उनको हैंडल करना भी नहीं आता उनसे। ऐसा बोला जाता था कि सर वो जानवरों सिर्फ टेबल पे ही मिलते थे सर। ठीक है। देन सर वो, लेकिन सर उनकी जो वो थी उसको दर्शाने की कला, मतलब जो उसका एंड करते थे, जो उसकी लाइन अप थी, वो उसको बहुत अच्छे से करते थे सर। तो उन्होंने जेमिनी स्टूडियो वाले सारे उनसे इन्फ्लुएंस हुए और उनने उस बात को सीरियसली लिया सर। सो यही चीजें हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पर, इन्हें आपको लर्न करना है, कॉपी में लिखना और साथ ही साथ इनको लर्न करते रहना। ओके, चलिए अब इसके अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इंटरव्यू वाला एक चैप्टर है, ज्यादा टाइम हो रहा है। ठीक है, इनके अभी कितने क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन और बचे। इंटरव्यू वाला चैप्टर अपन अभी फिलहाल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी अपन पूरी समरी में भी जाएंगे तो काफी ज्यादा अपना टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर भी याद करेंगे, तब भी अपना काम चल जाएगा। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइट बीइंग इंटरव्यू। कई सारे जो सेलिब्रिटी राइटर्स हैं वो इंटरव्यू देने से कतराते क्यों हैं। तो यहां पर आंसर दिया गया है, सेलिब्रिटी राइटर्स बिलीव दैट इंटरव्यूज अनड्यूली इंटरफियर इन देयर प्राइवेट लाइफ। कि भाई साहब जो इंटरव्यूज होते हैं, जो साक्षात्कार किए जाते हैं, वो उनके प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर करते हैं।
ठीक है, उनका जो निजी जीवन है उसमें इंटरफेरेंस वो महसूस करते हैं। दे रिगार्ड देमसेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, वो मानते हैं कि यार वो अपने आप को इंटरव्यू का शिकार होता देख रहे हैं, ठीक है। दे क्लेम दैट द इंटरव्यू इन सम वे डिमिनिशेस देम, ओके, जस्ट लाइक सम एंशिएंट कल्चर्स बिलीव दैट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन टेक्स अवे हिज शॉल। वो कहते हैं कि यार ये इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू की वजह से वो कहीं ना कहीं घुटते जा रहे हैं, है ना, और घुटते जा रहे हैं और वो अपनी प्रतिष्ठा को कम होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सम एंशिएंट कल्चर, जैसे कि पहले कहा जाता था कि भाई साहब जो पोर्ट्रेट यानी कि जो छवि होती है इंसान की, जो पिक्चर है, अगर आपने उसको खींच लिया, फोटो खींच लिया, तो इट मीन्स कि उसके अंदर से आपने उसकी आत्मा को छीन लिया। कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज फाइन पाइप? अब इससे आप क्या समझते हैं? थंबप्रिंट्स ऑन हिज फाइन पाइप, थंबप्रिंट्स वाइंड पाइप है, यानी कि यार वाइंड पाइप से आप क्या समझते हैं? वाइंड यानी कि हवा, पाइप नली, ठीक है, हवा की नली, उसके ऊपर आप थंब रख दो, ओके, तो क्या चीज होती है? क्या चीज होगी? हवा की नली, हवा नहीं जाएगी, ठीक है, तो हवा नहीं जाएगी, ये चीज यहां से अपने को क्लियर हो रही है। अब इसको किस तरीके से इसके अंदर यूज किया गया उसको अपन यहाँ पे समझेंगे। थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप सजेस्ट द अटेम्प्ट टू स्ट्रेंजर ए पर्सन, स्ट्रेंजर ए पर्सन इन द सेंस कि यार किसी के दम घोटने की कोशिश की जा रही हो, किसी का दम घोटने की कोशिश की जा रही हो, जैसे मान लीजिए आपकी जो श्वास नली है उसको रोक दिया जाए तो क्या होगा? आप सांस नहीं ले पाओगे। इसी तरीके से घुटन जैसी चीज यहां पर बताई जा रही है। सिमिलर टू द वे वन वुड फेस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इफ समवन ट्राइड टू होल्ड देयर वाइंड पाइप, ओके। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की जो वाइंड पाइप है, गला है, उसको दबा दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है, तो उसको जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी एज इट इज, वही डिफिकल्टी वो इंटरव्यू के टाइम पे भी फील करते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे इन्होंने आगे लिख दी है, देखो, इंटरव्यूअर्स टू मेक ए पर्सन फील चोक्ड और अनकंफर्टेबल बाय आस्किंग इनएप्रोप्रिएट एंड पर्सनल क्वेश्चन। तो सेम की सेम चीज वो फील करते हैं तब जब इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, इनएप्रोप्रिएट गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके। व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू? ये तो बात कर ली अपना निगेटिव की। अब वो पूछ रहे कि यार कुछ पॉजिटिव व्यू हो इंटरव्यू पर तो वो भी बता दो यार। तो पॉजिटिव व्यूज क्या होंगे? देवेश आप हैं क्लास में? चलिए 48 स्टूडेंट हैं। हाँ देवेश, क्या पॉजिटिव व्यूज हो सकते हैं? आपके सामने लिखे हुए हैं। सर पॉजिटिव व्यू इसमें दिया गया है कि आप किसी पर्सन की हिडन टैलेंट्स को पता कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, वो अपनी रियल लाइफ में कैसा है, और भी उसके बारे में बहुत सी चीजें जान सकते हैं एक इंटरव्यू के और द्वारा। एक ये बहुत ही अच्छा मीडियम है, बहुत ही अच्छा साधन है कम्युनिकेशन का, ओके। इट गिव्स हाँ, अस बातचीत के लिए कंटेम्परेरीज जो भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई सारों के आइडियल्स होते हैं, कोई किसी से इन्फ्लुएंस होता है, कोई MS धोनी से इन्फ्लुएंस होता है, तो कोई किसी बॉलीवुड स्टार से इन्फ्लुएंस होता है, तो उनके बारे में उनको पता लगता है किसके द्वारा? इन इंटरव्यूज के द्वारा, ठीक है। और यहीं से सच्चाई के बारे में पता लगता है, हिडन टैलेंट के बारे में पता लगता है, ओके। तो ये है क्या? पॉजिटिव व्यूज और इंटरव्यू। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज ये एक नोवेल है। अब इसकी इतनी महान सफलता के पीछे का क्या राज है, क्या रीजन है? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकता है अगर कोई बताना चाहे तो। ठीक है, हम ही देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, रीजन यही है भाई साहब। उम्बर्टो इको हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट द सक्सेस ऑफ द नोवेल इज मिस्ट्री। देखो यहाँ पे ये चीजें ना थोड़ी सी मिस हो चुकी हैं, आपको यहाँ पर लिखना होगा। एक काम करो, कॉपी निकाल लो, ये फोर्थ वाले का आंसर आप साथ में लिखते भी चलो, है ना, फोर्थ वाले का आंसर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। फोर्थ वाला है आंसर और चैप्टर का नाम है अपना द इंटरव्यू। द इंटरव्यू, कॉपी और पेन तो आप लेके बैठे होंगे, लिखेंगे उम्बर्टो इको हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट द सक्सेस ऑफ नोवेल इज मिस्ट्री। कि हाँ भैया, उम्बर्टो इको ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि इस नोवेल की जो सक्सेस है वो एक रहस्य है, ठीक है। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। Perhaps the time, शायद, perhaps मतलब होता शायद, perhaps the time in history when it was written has proved favorable for its success। अब यहां पर बताया जा रहा है कि शायद जिस समय ये जो नोवेल है पब्लिश की गई, जब ये नोवेल ये लिखी गई थी, वो समय इसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक ऑनलाइन कोचिंग जैसी चीजें हैं, वो कब बूस्ट हुई थी एकदम से? वो बूस्ट हुई थी कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पर। ऑनलाइन बिजनेस किस समय बूस्ट हुए थे? कोविड के टाइम पर। तो वही चीज है कि यार इसके पीछे का क्या रीजन है? हो सकता है उस समय का जो समय था वो काफी ज्यादा फेवरेबल था
उस नॉवेल के लिए। सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। अभी अपन ने बात करी कोरोना की, ऑनलाइन बिजनेस की, वो चीज आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे कि भैया वो जो समय था जिस समय ये नॉवेल लिखी गई, वो समय इनके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल था। अकॉर्डिंग टू मुकुंद, द नॉवेल सेटिंग इन द मेडिवल पास्ट माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स सक्सेस, है ना। मुकुंद के अनुसार कि भाई साहब ये जो नॉवेल जो थी, ये जब मेडिवल पास्ट में आई, बस यही शायद वो रीजन है जिसकी वजह से इसको इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, इतनी बड़ी सफलता मिली है। बस इतना लिखना है, इधर कुछ नहीं है। ये वापस लाइन रिपीट हो चुकी है, ओके, मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको आप लिख लो। उम्बर्टो इको हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट द सक्सेस ऑफ नॉवेल इज मिस्ट्री। सक्सेस ऑफ नॉवेल इज मिस्ट्री, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है सक्सेस नॉवेल, ऐसा नहीं करना है, सक्सेस ऑफ नॉवेल इज मिस्ट्री लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब देखो, पता है, चलो कुछ नहीं, देखेंगे अपन आगे, बाद में बात करेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। फोटो खिंचाने को लेकर कुछ पुरानी मान्यताओं, जो पुराने जो विचारधाराएं हैं, उनका मतलब क्या धारणाएं चलती हैं, तो देखते हैं अपन। सम प्रिमिटिव कल्चर्स बिलीव्स गेटिंग वन सेल्फ फोटोग्राफ वुड ड्रॉप देम ऑफ देयर सोल्स। कहने का मतलब ये है कि यार अगर फोटो खिंचा लिया है, इसका मतलब ये है कि उनकी आत्मा को उनसे छीन लिया गया है, आत्मा को छीन लिया गया है, बस ये चीज। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। अब जो इको है, उनको टाइम कैसे मिलता था, कैसे वो टाइम निकाल पाते थे इतना लिखने का। तो देखो भाई साहब, एक इंटरव्यू में बताते हैं, मुकुंद रिट्रेट्स डेविड लॉज astonishment on Eco's large amount of works and how he manages to write them all. Eco replies that, ठीक है, आप यहीं से लिखेंगे, Eco replies that, यहाँ से मत लिखना, सॉरी, पूरा ही लिख लेना, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका आंसर है। Eco रिप्लाई करते हैं कि that the life of every person has explicit spaces periods with no important jobs, कि यार हर एक व्यक्ति के जीवन में काफी सारा ऐसा समय होता है जब उनके पास कोई खास इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है, कोई खास जरूरी काम नहीं होता है, वो फ्री रहते हैं। He says that he did most of his writing during these free intervals. वो कहते हैं कि यार उन्होंने जो भी उनका ये जो राइटिंग का कार्य था, ये फ्री इंटरवल में किया है ना। जब भी उनको ऐसे फ्री समय मिलता था तो वो अपने लिखने का कार्य करते थे, लिखनी चलाते थे। Whenever he has a few moments to be in between two different tasks, instead of wasting them, he uses the time to write. ठीक है, देखो यार, जब भी वो कोई काम में लगे हुए रहते थे और उनको जैसे ही टाइम मिलता था, तब वो क्या करते थे, उसको वेस्ट करने के बजाय उस टाइम को यूज करते थे लिखने के लिए। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो चैप्टर है ना, इसके मैं क्वेश्चन आंसर सबको डबल से सेंड करूंगा, ओके। सो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हो चुकी हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी आपकी, है ना। वैसे तो कोई खास है नहीं, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, बट मैं भी आपको सेंड कर दूंगा तो और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, Where was it most likely that the two girls would find work after school? ठीक है, अब देखो इसकी भी अपने को समरी की जरूरत नहीं है, अब जो डायरेक्टली क्वेश्चन है बस इन्हीं को अपन लर्न कर लेते हैं। समरी में अपन वापस एंटर करेंगे, जैसे अपन विस्तार पर जंप करेंगे तो उनकी भी समरीज पढ़ेंगे। Where was it most likely that the two girls would find work after school? कि भैया स्कूल के बाद ये जो दो लड़कियां थी, क्या संभावनाएं थी कि भैया ये कहाँ पे काम करती हुई मिलेंगी, सबसे ज्यादा कहाँ की संभावना थी। तो देखो भैया, नाम क्या है इनका, सोफी एंड जेंसी, जो दोनों की दोनों क्या थी, क्लासमेट्स थी, एंड बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, दोनों की दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब देखो, जो सोफी है वो खुद का बुटीक खोलना चाहती है, सोफी जो है वो खुद का बुटीक खोलना चाहती है, लेकिन बताया जा रहा, बट इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट दे वुड फाइंड वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। लेकिन ज्यादा संभावना यही थी कि वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हुई मिलती थी स्कूल के बाद में, ओके। ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि भैया सोफी और जेंसी दोनों की दोनों क्लासमेट्स हैं, इसके अलावा वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब इसके बाद में जो हमारी सोफी हैं वो चाहती हैं, सोफी जो है वो चाहती हैं कि वो अपना खुद का एक बुटीक खोलें। बुटीक यार एक छोटी सी दुकान होती है जहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीजें, कपड़े, महंगे उपहार जैसी चीजें मिलती हैं, ओके। आगे देखते हैं, लेकिन होता क्या था, सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि भैया वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हुई इनको मिलती थी, ओके। वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डेनी। जो सोफी थी वो क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को पता लगे उसकी स्टोरी के बारे में। तो देखो भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पे, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट, दोनों की दोनों क्लासमेट थी, फिर भी सोफी जो है, सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो एज सी थॉट, वो नहीं चाहती थी कि उसको पता लगे उस स्टोरी के बारे में, क्योंकि उसने सोचा जेंसी वुड टेल एवरीवन अबाउट इट, जेंसी इसके बारे में सबको बता देगी, एंड द पीपल वुड कम इन लार्ज नंबर्स टू नो अबाउट इट, और कई सारे लोग उसके पास आएंगे इस बात के बारे में जानने के लिए। सोफी वॉज स्कैर्ड ऑफ हर फादर, जो सोफी थी वो अपने पिताजी से डरी हुई थी, ठीक है। शी फियर्ड दैट हर फादर वुड मर्डर हिम, उसको डर था कि उसके पिताजी उसका मर्डर कर देंगे,
ओके ये क्वेश्चन से बहुत ज्यादा सिंपल है और लैंग्वेज भी काफी ज्यादा सिंपल है, इजी है लर्न करने के लिए भी। ठीक, तो ये फ्लेमिंगो का जो प्रो सेक्शन है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, समझ लीजिए आज। फिर यहाँ पर आ जाता है पोएट्री सेक्शन। ये देख लीजिए, जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये भी वही एसजेडीज हैं, यहीं से रिलेट करते हुए आएंगे कि भैया ये बुटीक खोलना चाहती हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है और इस वे में हम फ्लेमिंगो प्रोज का जो प्रोज वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल अभी भी आप हमें बता देना। अगर आपको लगे कि किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आई है इनमें से, तो हम उस चैप्टर को वापस भी पढ़ लेंगे। इसके अलावा ऐसा रहेगा तो अलग से मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा कि ये लो इस चैप्टर की पूरी समरी। ओके, जैसे मान लीजिए कभी, हेलो सर। हाँ बोलो सर इन क्वेश्चंस को मन से बनाकर लिख सकते हैं ना एग्जाम में? मन से बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल यही तो फायदा होता है यार, मन से आप बिल्कुल बना सकते हो और यही फायदा होता है अपनी समरी पढ़ने का। क्या सर? हाँ, इनकी क्या समरी समझ में आ गई तो क्या है, जो मन में आए उस हिसाब से अपना पूरा ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, बस ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। ओके।